नमस्कार सर। सभी रोटोरियन भाइयों को हमारा नमस्कार। मैं रोटोरियन हर्ष अग्रवाल आप सभी का इस वर्चुअल मीटिंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, आवाज आ रही है? बहुत अच्छी। कोविड महामारी के इस दौर में वर्चुअल मीटिंग अब हमारी जरूरत के साथ हमारी मजबूरी भी हो गई है। पिछले वर्ष की भांति एक बार फिर रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ इस वर्चुअल मीटिंग की नई श्रृंखला चालू कर रहा है। कोविड महामारी के दौरान हमने सभी ने इससे होने वाली मानवीय क्षति के कष्ट को एवं इसकी जो है असहनीय पीड़ा, असहनीय जो है इसकी कष्ट को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा एवं महसूस किया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, जिसे शायद अभी अभी हम लोग अछूते हैं, जिसका अभी हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सभी स्तरों पर काफी विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, शायद जिसकी अभी हमने कल्पना भी नहीं की है। आइए इन सभी बातों को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करें आज के हमारे विद्वान वक्ता श्री अजय कृष्णा जी से, जो कि उत्तर प्रदेश शासन में वरिष्ठ अधिकारी के पद पे कार्यरत है और शुरू से ही अपनी विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर विशेष रुचि रही है। खैर, आगे की कार्रवाई के लिए अब मैं रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के अध्यक्ष महोदय जी श्री रोटोरियन सतीश जैन जी से को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे कार्रवाई स्टार्ट करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन हर्ष अग्रवाल जी। मैं आप सबको बता दूं, हर्ष अग्रवाल जी हमारे रोटरी नॉर्थ के यंग मेंबर हैं। अभी 3-4 महीना पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन हम लोग को अभी से लगने लगा है कि ये जैसे कितने पुराने हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आपका स्नेह है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष अग्रवाल जी। और विशेष बात यह है कि हर्ष अग्रवाल जी चुनार में रहते हैं और उन्होंने वाराणसी के रोटरी नॉर्थ को ज्वाइन किया है। बहुत बढ़िया। बहुत हमें रोटरी में ऐसे ही लोगों की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू हर्ष अग्रवाल जी। फ्रेंड्स, दिसंबर तक हम लोगों ने पिछले साल 2020 में जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप सबके सहयोग से और बनारस के तमाम रोटरी क्लब और स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से कंटिन्यूअस वर्चुअल मीटिंग की और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक से एक नए नए स्पीकर्स को सुनने का मौका हम लोगों को मिला। अब वापस ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं। हम लोगों ने जो उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी से अपनी जब फिजिकल मीटिंग शुरू की, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से एक से एक नए नए तरीके से बहुत अच्छी मीटिंग हुई। लेकिन अब वापस ऐसा मौका आ गया है कि हम लोगों को वर्चुअल मीटिंग शुरू करनी पड़ रही है। हालांकि पिछले वर्ष का जो कोविड का काल था, वो मोर और लेस हम लोगों ने एज ए पिकनिक मनाया था। और जो इस वर्ष का कोविड काल अब जो देखने में आ रहा है, ये थोड़ा भयावह है। हमारे आपके चारों तरफ कोई ना कोई घटनाएं सुनाई दे रही है, हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जिंदगी चलती रहनी है, चलती रहती है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है कि अब वापस इसको शुरू किया जाए। इस सभा में आप सबका इस विशेष रूप से आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आज की मीटिंग की हमारी अध्यक्षता कर रहे हमारे एजी रोटेरियन संजय गुप्ता जी का आभार, जिन्होंने कि एक दिन की नोटिस पे हम लोगों को अपना समय दिया। और बहुत विशेष आभार हमारे डीजी 2023-24 रोटेरियन सुनील बंसल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए और आभार। हालांकि सुनील जी का हमेशा हम लोगों को सहयोग मिला। जितनी मीटिंग हम लोगों ने की एज ए नॉर्थ के मेंबर, वो हमेशा हमारे संग जुड़े रहे, हर मीटिंग में जुड़े रहे। आपने आगे बढ़ के ग्रेटर को भी जुड़वाया था, लेकिन अब थोड़ी सी पोजीशन बदल गई है। हालांकि हम लोग अनऑफिशियली तो सुनील बंसल जी को सुनील बंसल ही समझते हैं, लेकिन अब वो डीजी 2023-24 की पोस्ट में भी हैं, तो उस पोस्ट का रिस्पेक्ट करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत इस मीटिंग में स्वागत है। हमारे साथ में राजेश भाटिया जी दिख रहे हैं, द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष। हम लोग
पिछले साल एकदम जुड़ के आपस में मीटिंग की, हम लोगों को सबको एक जैसा लगने लगा था। आपका भी आज इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद आपको। और भी कई लोग हमारे जुड़े हुए हैं अदर देन क्लब, आप सभी का स्वागत है। आज की ये मीटिंग काफी समय बाद रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ अकेले अपने बैनर पे कर रहा है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग बनारस के 5, 6, 7, 8 क्लबों के साथ जुड़ के करते थे, लेकिन इस पेंडेमिक में बहुत लोगों का माइंड डिस्टर्ब सा है, हर एक आदमी परेशान सा है, इसलिए वो संभव नहीं हो पाया। आगे जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि हो पाए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक बहुत अपना अहम मेंबर इस कोविड काल में रोटेरियन विनीता जालान जी को खोया है, और ये हम लोगों के लिए एक एक मेंबर के लिए बहुत कष्ट की बात है कि विनीता जालान जी जैसा एक्टिव मेंबर हमारे बीच में नहीं रहा। तमाम क्लबों में और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो हम लोग उन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस कोविड काल के बाद में जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारे आपके सबके ऊपर असर आने वाला है, जिसकी अभी हमने कल्पना नहीं की है, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, और हम लोग को नए तरह से सोचने के लिए मजबूर करेगा। और इसको हमें आपको बताने और समझाने के लिए आज हमारे साथ में हैं श्री अजय कृष्णार्थ जी। यदि आपको ध्यान हो तो जब हम लोगों ने वेबिनार शुरू किया था तो 5 जुलाई 2020 में सबसे पहले अजय कृष्णार्थ जी आए थे, और वन बेल्ट वन रोड पे आपने इस श्रृंखला की, वर्चुअल मीटिंग की श्रृंखला की शुरुआत की थी, यहीं हम लोगों के ऑफिस से ही। आज फिर हमारे साथ में हैं। आपका अध्ययन बहुत डीप है और अपनी खुद की बहुत सोच है, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। इस दौरान यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बीच में भी क्वेश्चन कर सकता है, अपने को अनम्यूट करे, फिर क्वेश्चन करे, फिर म्यूट कर ले। हालांकि हम लोग लास्ट में 5-10 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड जरूर रखेंगे। तो मैं अजय कृष्णार्थ जी का भी विशेष आभारी हूं कि मुझे पता है इनकी क्या व्यस्तता रहती है, और पर्टिकुलरली इस कोविड काल में अजय कृष्णार्थ जी एक बहुत सीनियर वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और इनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है इस कोविड काल में। उसमें से भी आपने समय निकाला हम लोगों के लिए, अध्ययन के साथ समय निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार है। फ्रेंड्स, हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मैं माइक सौंपना चाहता हूं अजय कृष्णार्थ जी को आज के इस टॉपिक कोविड क्राइसिस एंड फ्यूचर चैलेंजेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अजय जी। धन्यवाद सर। और इस वेबिनार में उपस्थित प्रतिभाग करने वाले अजय जी की आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? संजय जी, अजय जी की आवाज आ रही है। इस वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले समस्त रोटेरियन व अन्य लोगों का मेरे तरफ से प्रणाम, हार्दिक स्वागत। विशेष तौर पे जो आज के संयोजक हैं हमारे हर्ष अग्रवाल जी, जो अध्यक्षता कर रहे हैं संजय जी, और इस नॉर्थ विंग के जिन्होंने ये मौका दिया हमारे जैन साहब। कल बातचीत हुई तो इन्होंने कहा एक विषय पे बोलने के लिए। इस समय बहुत ही कठिन दौर चल रहा है, हर आदमी की जिंदगी बड़े ही दुखों और निराशा के भंवर से गुजर रही है। बस मैं इस अपनी बात को शुरू करूंगा, लेकिन मैं एक फैज अहमद फैज साहब का शेर पढ़ते हुए करूंगा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।
तो हम लोग निश्चित रूप से इस कठिन दौर पे विजय पाएंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। जैसा कि आपने बताया था, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, पिछले मार्च में लॉकडाउन लगा था, उसके पहले कोरोना वायरस ट्रेस हुआ था चाइना में। तब से दुनिया, पूरी दुनिया, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया के देश हों, काफ़ी हद तक अफ्रीका और भी देश जितने हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस विपदा, आपदा, महामारी के स्थिति से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया को देखें, अलग अलग फेज में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग असर इसने दिखाया। आज हम बातें अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, भारत के संदर्भ में करेंगे। भारत में जो पहला दौर आया था, पिछले साल ट्रेस हुआ था जो 2020 में, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। कंप्लीट लॉकडाउन था वो, दुनिया में बहुत कम जगहों पे इतना कंप्लीट लॉकडाउन किया गया था। तब जो इसके स्ट्रेन थे, जो इसका म्यूटेंट था, क्योंकि वायरस की अपनी एक शरीर पे प्रभाव डालने की गति होती है, तो जो उसका वायरस था वो थोड़ा माइल्ड था, थोड़ा टाइम लेता था, 1 हफ्ते 10 दिन लेता था। उस बीच में अगर लोगों को मेडिकल सुविधा या और सुविधाएं मिल जाती थी तो बचने की गुंजाइश जो थी वो अच्छी होती थी। लेकिन जो अभी नया आया, उस पीरियड्स के बाद फिर भारत काफ़ी स्थिति अच्छी सुधर गई थी, जिंदगी अब नॉर्मल रूटीन पे आने लगी थी। लोगों ने ये मान लिया था कि जो महामारी का दौर था वो बीत चुका है और हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, हमारे लोग सुरक्षित हैं। इस भाव से अभी हम लोग अभी भरे पूरे थे। अभी शादियां होनी शुरू हुई थी, कार्यक्रम होने शुरू हुए थे कि अचानक से मार्च में एक इसका दूसरी लहर आई, और ये वाकई भयावह थी। भयावह इतनी है कि मैं तो एक जिला प्रशासन में एक पद पे काम करता हूँ, देखता हूँ गांव-गांव से लेकर शहर तक। पिछली बार भी हम लोगों ने काफ़ी जिम्मेदारियां निभाई थी, लेकिन पिछली बार जैसा कि सर ने कहा कि एक मध्यवर्गीय परिवारों के लिए ये एक तरह से पिकनिक था। जो लोअर तबका था, जो गरीब तबका था, मजदूर तबका था, उनके लिए कठिनाइयां दूसरे ढंग की थी, आर्थिक कठिनाइयां थी, क्योंकि 4 महीने लॉकडाउन, 3 महीने एकदम कंप्लीट लॉकडाउन होने से जो उनकी रोजी रोटी का सवाल था वो सही से नहीं हुआ ठीक से, क्योंकि उनको रोज कमाना होता है। तो उनकी अपनी कठिनाइयां थी, लेकिन वो बीमारी जनित नहीं थी ज्यादा, वो आर्थिक मुद्दे पे थी, आर्थिक मोर्चे पे थी। लेकिन जो अभी वर्तमान की लहर आई वो सभी तबकों के लिए, गांव हो चाहे शहर हो, चाहे मध्य वर्ग हो, चाहे हायर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, सबके लिए बराबर तरीके से विध्वंसक हुआ। और बहुत से परिवारों ने अपना कोई सदस्य खोया, और बहुत से ऐसे कुछ कुछ उदाहरण ऐसे भी मिल रहे हैं कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया। अभी परसों एक व्यक्ति बता रहे थे गोंडा का केस, एक मंडी समिति में बाबू थे, उनके परिवार में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य इस कोविड ने निकाल लिए। उनके माता पिता, उनके 3 बच्चे, वो पति पत्नी, 7 मेंबर, 7 मैंने कोई नहीं परिवार में बचा। ऐसे भी उदाहरण कई जगह से मिल रहे हैं जहां पूरे परिवार में एक व्यक्ति भी नहीं मिला, एक भी व्यक्ति भी नहीं बचा। और पूरी भयावहता से अभी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अभी पीक आना बाकी है, क्योंकि हर जगह 5 स्टेट में चुनाव भी थे, यूपी में पंचायत चुनाव थे। तो अभी जो उस पूरे घटनाक्रम में जो भीड़ जुटी और चुनाव प्रचार के दरमियान रैलियां हुई, या यूपी में जो चुनाव पंचायत के इलेक्शन थे उसमें लोग घूमे आए बाहर से वोट करने के लिए, बंबई दिल्ली जो मजदूर काम करते हैं यहाँ के, वो आके मिले। कुंभ मेला हुआ था, उसका आयोजन हुए, माने जो भी बड़े गैदरिंग के हुए, शादी लगन भी शुरू हुए थे। तो नवंबर दिसंबर में के बाद ये इधर जो मार्च अप्रैल में पड़ते हैं उसमें जो गैदरिंग होनी शुरू हो गई थी, लोग थोड़े निश्चिंत से थे। तो उसके बाद जो इसका संक्रमण का दौर था, और इस बार जो इसके नए फीचर्स आए, जो नए स्ट्रेन थे इसके, नए जो इसकी खूबियां थी वायरस की, उसमें 3-4 दिन के भीतर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, फेफड़ा या न्यूमोनिया के रूप में। बहुत से लोगों में कोविड के आरटीपीसीआर या जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसमें पॉजिटिव नहीं आते हैं, लेकिन उनके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खून के थक्के बन जाते हैं, तो बहुत तुरंत हार्ट अटैक होते हैं। तो इस तरह के जो नए इसके कारण जो चुनौतियां आई, इसके कारण से पूरे हेल्थ सिस्टम हमारा जो था, क्योंकि वो एक औसत पे बनता है, नॉर्मल टाइम के लिए, रूटीन टाइम के लिए बनता है, वहां पे जो नॉर्मल ऑक्सीजन की सप्लाई थी, क्योंकि ये पूरा वायरस रेस्पिरेटरी, हम लोग के जो सांस लेने की पूरी व्यवस्था है उसको ये डैमेज करता है, तो सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई थी, डिमांड
जितनी थी उसके सापेक्ष सप्लाई बहुत कम थी। दवाइयाँ की दिक्कत हो गई, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर जैसे जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके लिए काला बाजारी शुरू हो गई। तो इस रूप में भयावहता बहुत बढ़ गई, क्योंकि जो आवश्यक उसकी रक्षा के लिए जरूरी चीजें थी वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, पर्याप्त तैयारी नहीं थी। जनमानस से लेके मीडिया से लेके पॉलिटिकल जो लीडरशिप था हमारा, उसका ध्यान कहीं ना कहीं चुनाव की तरफ ज्यादा केंद्रित था। और इस बीच में आम जनता मरने लगी, हर वर्ग से लोग, चाहे सीनियर लोग हों, बहुत देखते ही रोहित सरदाना जी जो एक काफी सीनियर एंकर थे, हर तरह की सुविधा संपन्न थे, मर गए। बिहार में जो चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ के आईएएस सीनियर, वो मर गए। यहाँ पे राजस्व परिषद के जो बहुत सीनियर आईएएस थे, दीपक त्रिवेदी साहब थे, हम लोग प्रिंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो अकस्मात चले गए। तो इस तरह से जो एकदम जो सबसे भारत का कहा जाए क्रीम वर्ग था, जो सबसे सीनियर मोस्ट था, यूपी में देखिए कई कई विधायक, जो माननीय विधायक थे वो एक्सपायर हो गए। इसी तरह आपने जैसे बताया रोटरी क्लब की एक सदस्या थी वो, और इसी तरह गांव में भी मैं तो देख रहा हूँ, पंचायत इलेक्शन में हम लोग घूमे, हर गांव से 5-10 डेथ की सूचना है। जौनपुर में जहाँ मेरी पोस्टिंग है, जो वहाँ पे घाट है जहाँ पे क्रिमेशन होता है, सौदा होता है, वहाँ पे जो औसत प्रतिदिन 15-20 का था वो बढ़ के 150 तक चला गया, 10 टाइम्स बढ़ गया है। मतलब बढ़ोतरी भी 10-20% का नहीं है कि 20 होता था तो 25 हुआ है, 20 सीधे 200 में तब्दील हो गया है। जहाँ 2-4 होते थे जो एकदम एबेंडेंट टाइप के थे, नदी किनारे गांव में, कोई गरीब या अकाल मृत्यु या कोई ऐसा जिसका पास परिवार के पास शक्ति नहीं है, वो कहीं ले नहीं जा सकता है, वहां इक्का दुक्का कहीं कहीं होते थे, वहां 100 रोज सौदा होने लगे। तो इससे आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद गंभीर परिस्थितियां हैं, बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं। इसी बीच में देखिए सरकार अभी लॉकडाउन लगाई और उसको आगे बढ़ाती जा रही है। लॉकडाउन एक टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन जो ये कोविड लेके आएगा अभी आगे हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा, अभी तो जो क्राइसिस है ही, जो संकट है, अभी तो लॉकडाउन है, हम जान बचा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी, जो हमारे समाज में चीजें क्या घटित हो सकती हैं, हमारे आर्थिक जगत में, हमारे रोजगार, हमारे जो विकास की दर जिसको बोलते हैं ग्रोथ, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे हेल्थ सिस्टम में क्या क्या बदलाव की गुंजाइश बन सकती है, क्या चुनौतियां होंगी वहां पे। इन सब मुद्दों पे आज बात रखने के लिए मैं पॉइंट वाइज एक एक बात रखूंगा। मैं सबसे पहले इसके बिंदुओं पे आता हूं कि जब पहली बार आया था और हम लोगों ने मान लिया था कि नहीं, हम लोगों ने कोरोना पे विजय पा लिया, कोविड अब हमारे देश में खत्म हो चुका है, लगभग खत्म नहीं हो चुका तो सामान्य सी चीज है, खतरा टल चुका है। उसी बीच में दूसरी लहर आई थी, और जैसा कि पहले ही बताया, 5 जो राज्यों के चुनाव थे, उन चुनाव ने आग में घी डाला। पंचायत चुनाव यूपी में थे, इसने भी बड़े पैमाने पे, चूंकि माइग्रेशन हुए दिल्ली बंबई से, हर गांव में 10-5 वोटर होते हैं, वो आते हैं, बुलाए जाते हैं, वो आए और खूब घूमे फिरे। तो इन मौतों ने जो हमारी पूरी व्यवस्था के कलई खोल देना कहते हैं, सामाजिक द्वेष की भावना जो होती है, समस्याओं की जो चीजें होती, वो पूरा प्रदर्शित होने लगा। आपसी जो प्रेम व्यवहार जो सदियों से चले आ रहे थे गांव में, वो खत्म होने लगे। मैं उदाहरण देकर आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपनी परिस्थितियों को, मतलब हर बिंदु पे आपको बात करता हूं कि क्या दिक्कतें रही हैं, क्या रहा है। सामान्य तौर पे किसी भी देश के विकास में जो एक HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 3 बिंदु होते हैं: प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ की, और औसत आयु कितनी है, माने जीने की जो है लाइफ कितनी वहाँ के लोगों की है। इसके आधार पे HDI बनता है। भारत में ये कभी भी विकास दर का मतलब हम लोग सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन या पैसे से लगाते हैं कि कितना धनी, कितना हो गया, 7% आ गया, ग्रोथ आ गया, लेकिन वो हमें बहुत ही अधूरी पिक्चर देता है। हो सकता है कि 7% विकास दर हो, लेकिन हमारा जो जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है, वो उतना सेटिस्फैक्ट्री ना हो। हमारे पास 5 स्टार होटल बहुत हों, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। हमारे पास कारें बहुत हों, लेकिन हमारे पास एजुकेशन का अच्छा जो है, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था नहीं है। तो कारें एक समय तक काम करती हैं, एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती हैं। इसी तरह 5 स्टार होटल जो होते हैं वो हॉस्पिटलों के, हेल्थ सिस्टम के विकल्प नहीं हो सकते हैं।
मैं पहले बात करूंगा जो इस बिंदु पे, वो अपने हेल्थ सिस्टम पे ही बात करूंगा। भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, लेकिन जो हमारी डॉक्टरों की उपलब्धता है, यूएनओ जो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक हैं कि हर 1000 जनसंख्या पे कम से कम एक डॉक्टर, मैंने MBBS MD किया हुआ, कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। ये रेशियो अगर है तो आपका देश ठीक है, मतलब गुड की श्रेणी में आएगा। एक्सीलेंट तभी भी नहीं है, लेकिन गुड की श्रेणी में आएगा। दुर्भाग्य से भारत में अभी भी जो डॉक्टर का रेशियो है वो पूरे 1000 जनसंख्या पे 0.8 है। सबसे दुनिया में अच्छा जो रेशियो है वो क्यूबा का है, वो 8.5 लगभग 9 के आसपास है। 1000 जनसंख्या पे 9, माने हम लोगों से जोड़िए तो 12 से 13 गुना उनके पास डॉक्टर हैं 1000 जनसंख्या पे। यहाँ तक कि जो है क्यूबा तो बेस्ट है ही, बाकी जो भी देश माने विकासशील, ब्राजील हो गए, चाइना हो गए, ये सब देश भी हमसे बेटर हैं डॉक्टरों की उपस्थिति में। इनका सबका, किसी का चाइना का 2 पॉइंट समथिंग है और ब्राजील में भी ज्यादा अच्छी स्थिति है। यानी कि हमारे पास डॉक्टरों की वाकई कमी है। इसके साथ ही अगर हम बेड की बात करें, जो 1000 जनसंख्या पे बेड उपलब्धता है वो हमारे पास 0.5 है। चाइना में 4.3 है 1000 जनसंख्या पे, रूस में 8 है, पाकिस्तान में भी 0.6 है, मैंने हमारा 0.5 है, उनका 0.6 है, हमसे बेटर है। इसी तरह हम अगर नर्सिंग जो स्टाफ होते हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं हेल्थ सिस्टम में, वो 1000 जनसंख्या पे भारत में है 1.7, बेल्जियम में है 11.9, स्विट्जरलैंड में 15 है, ब्राजील में 10 है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि हमारा जो विकास की दिशा है कहीं ना कहीं से उसमें कुछ ऐसी लैकुना है, जिसमें कुछ ऐसी कमी है, जो इन परिस्थितियों का, हम केवल वायरस एकमात्र उसके लिए आधार नहीं है, या रैलियां होना भी एक कारण हो सकती है, लेकिन सिर्फ वही एक कारण नहीं है। जो हमारे संरचना, जो मूलभूत संरचना होनी चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं एक कमी है, जिसके कारण से हम इस चुनौती को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, और ये भविष्य की दिशा तय करेगी कि हमें क्या, किधर भविष्य जाना चाहिए। वही WHO का मानक है कि किसी भी देश का जो GDP है, ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका पूरी कमाई है, उसका कम से कम 5% जो है टोटल एक्सपेंडिचर हेल्थ पे होना चाहिए। जैसे अगर कोई मुखिया घर में 100 रुपया कमाता है तो कम से कम 5 रुपया वो दवा बीरो के लिए रखे अपनी बचत में। वैसे ही पूरे देश की GDP में कम से कम 5% होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में जो सरकारी खर्च होता है, जो यूनियन सेंट्रल मिनिस्ट्री खर्च करती है, वो GDP का 0.34% करती है। पूरा सरकारें, जो राज्य सरकार और जो जितनी नगर पालिका, नगर पंचायत, जो भी मैंने सरकारी सेक्टर हैं, जो पब्लिक सेक्टर हैं, उसका टोटल जो खर्च है वो 1.67% है। और इंडिया टोटल जो खर्च करता है इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल को खर्च करते हैं, तो वो टोटल है 3.5%, 3.54% है। इससे अगर कंपैरिजन करेंगे दुनिया में, तो जो USA है, अमेरिका है, वो 16.8% अपने GDP का खर्च करता है। चाइना भी 5.3%, ब्राजील लगभग 9.5% खर्च करता है। तो इस रूप में हमारा जो अभी भी GDP का जो एक बड़ा हिस्सा, बहुत ही छोटा हिस्सा जो है हम हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, जबकि हेल्थ के वजह से हमारे पूरे, अगर इकोनॉमी को देखिए कि इतना बड़ा सेटबैक हुआ है, इतनी बड़ी दिक्कतें पैदा हुई हैं, तो एक जो हमारा हेल्थ पे खर्च होना चाहिए, जो हेल्थ पे मूलभूत संरचना होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तभी निकलेंगे जब हमारे पास और ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे। मैं फिर जौनपुर का उदाहरण दूंगा, वहां पे जनसंख्या 55 लाख है। 55 लाख मतलब समझ लिए एक न्यूजीलैंड 50-52 लाख जनसंख्या है, लेकिन हाँ, वहां पे एक मेडिकल कॉलेज 5 साल से अभी बन ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, एक भी मेडिकल कॉलेज फिलहाल में नहीं है। जबकि अगर उन्हीं से किसी भी विकसित देश की तुलना करेंगे तो 55 लाख जनसंख्या पे कम से कम 10 मेडिकल कॉलेज होंगे। वो हर साल सैकड़ों, हजारों की संख्या में एक डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं। हॉस्पिटल्स होते हैं जो सुविधाएं देती हैं, 600 बेड, 500 बेड, 200 बेड, उनके हॉस्पिटल की सुविधा होती है, उस एक्सपर्टीज का लाभ उस पूरी जनसंख्या को मिलता है। तो वो हमारा जो है, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमको बढ़ना होगा भविष्य में। वही है सब। फिर इन मुद्दों पे, इन आंकड़ों के बाद आपसे मेरा यही बात कहना है कि
हमको अपने हेल्थ पे खर्च बढ़ाना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, हमें ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने होंगे, हमें ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करने होंगे, हमें ज़्यादा नर्सिंग और जो स्टाफ हैं वो बनाने होंगे। ज़्यादा हॉस्पिटल बनाएंगे तो बेडों की उपलब्धता हमारी बढ़ेगी। इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा दूसरा जो इस भयावह पैंडेमिक में दिक्कत होने जा रही है, ये तो जो सामान्य हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है। दूसरा बिंदु है मेरा वो मेडिकल हेल्थ का, जो मेंटल हेल्थ का, जो इस पूरे पीरियड में हम घरों में रह रहे हैं, अपने एक परिवार में सीमित रह रहे हैं। बहुत से लोगों ने रोजगार जो खो दिया, अपने बिजनेस खो दिए, अपने परिवार के लोगों को खो दिया, जो एक्सपायर हो रहे हैं लोग बिना उम्र के। तो उसके कारण से जो लोगों में एक डिप्रेशन की स्थिति, एंजाइटी की स्थिति आ रही है, अकेलापन बढ़ रहा है। आप घर बाहर निकलते हैं, दोस्तों से घूमते मिलते हैं, हंसी मजाक होता है, नॉर्मल लाइफ होती है, वो नॉर्मल लाइफ नहीं है। आप एक छोटे से घर में, एक छोटे से फ्लैट में, एक कमरे में जब परिवार के सदस्य दिन रात रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक अकेलापन, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग की भविष्य में हमारा क्या होगा, ये सब स्थितियां हमारे पूरे भारत में मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर रही हैं। कि आप जैसे कहिएगा इसको अभी टालने से नहीं होगा सर। नहीं, सिद्धार्थ जी मतलब आपसे साइन करना है, कराना है, साइन जब कराना है तो हम तो हमें पता हाँ सर, नीचे होंगे ना, क्योंकि अभी तो आप फ्री हैं, डिस्कस होगा, जो बात बढ़ेगी घटेगी उसको हैंडल कर। तो ये समस्या मेंटल हेल्थ के तरफ हमें मेंटल हेल्थ की जो दिक्कतें पैदा होंगी, अकेलापन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। ऐसे भी आपके पास मैं आंकड़े बता के भारत जो है WHO के हिसाब से सबसे ज्यादा डिप्रेस देश है भारत दुनिया में। यहाँ पे इतने ज्यादा डिप्रेशन के लोग शिकार हैं, अकेलेपन के शिकार हैं। उनके पास प्रॉपर, हम लोग के यहाँ चूंकि मेंटल हेल्थ पे बात करना ही एक पागलपन की निशानी मानी जाती है। अगर कोई मानसिक चिकित्सालय में जाता है तो हम पहले ही उसको पागल घोषित कर देते हैं, समाज उनको एक स्टिग्मा लगा देता है, उन पे एक लेबल लगा देता है कि इसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, तो लोग उसे बात करने से कतराते हैं। लेकिन जैसे हमारा बीमारी है, पेट दर्द है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, लंग्स खराब हो सकते हैं, वैसे ही मेंटल डिसऑर्डर भी है, उससे थोड़ा भी अलग नहीं है। और इन रोगियों को हम सहानुभूति की नजर से देखते हैं, उनके प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि वो अच्छा फील करे। वैसे ही हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि जो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, किसी तरह के चाहे कोई भी तरह का उनको अवसाद हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, हम उनकी मदद करें, उनके साथ अच्छा ट्रीट करें, ताकि वो कम से कम उस चीज से बाहर आए। ये रोग ही है, वैसे ही रोग है, क्योंकि दिमाग जनित है, फिजिकली दिखाई नहीं देता है, तो हम उनको पागल घोषित करके उनको उनके एंजाइटी और उनके डिप्रेशन को और ना बढ़ाएं। तो ये परिस्थिति बढ़ने वाली है हमारे देश में, ये एक बड़ी चुनौती के रूप में आएगा। तीसरा जो बिंदु इन पे बात करेंगे वो है शिक्षा, एजुकेशन। सब स्कूल देखिए साल 2 साल से 1.5 साल से लगभग बंद चल रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे कॉलेज हो, सब बंद चल रही हैं, सब जगह ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज पे अगर बात करेंगे आगे तो देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेज कहाँ चल रही हैं, वो हमारे हम मध्यवर्गीय परिवारों में तो चल रही हैं, जिनके पास संसाधन है, नगर क्षेत्र में रहते हैं, उनके पास लैपटॉप है, मोबाइल का कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, उनके लिए तो ठीक है, फिर भी वो चल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें गांव में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूल गांव में बंद हो गए हैं, उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास कोई जो है इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, अगर है भी कहीं कहाँ तो वहाँ पे इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसकी प्रॉब्लम्स है। तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत, एक जो खाई होती है, समानता समाज में तभी आती है जब हमारा प्राइमरी एजुकेशन का लेवल एक हो। लेकिन चूंकि शहरी मध्य वर्ग के लोग तो पा जा रहे हैं थोड़ी सुविधा, थोड़ी ही, ऑनलाइन क्लासेज में बच्चे बहुत उगते हैं, उनको उस तरह से नहीं, लर्निंग उनकी कैपेसिटी वो नहीं रह जाती है जो क्लास में रह जाती है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर और पैदा हो रहा है, बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है, स्पेशली जो गांव हैं उनके बच्चे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं।
तो एक चुनौती वहां पे हमको पूरे समाज के लिए मिलेगी। क्योंकि जब देखिए किसी भी देश में जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है, जो उसका चाहे मजदूर हो चाहे कोई भी कंपनी का मालिक हो, वो ज्यादा अच्छा नॉलेजेबल है, ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा सीखा हुआ है, तो उसका उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ज्यादा वो उत्पादन में योगदान दे सकता है, देश की समृद्धि में योगदान दे सकता है। लेकिन अगर वो अशिक्षित है, अनस्किल्ड है, कम पढ़ा लिखा है, तो वो हमारे देश के लिए एक फिर बोझ बन जाता है। वो खाएगा एक कंज्यूमर के रूप में, तो जो उसकी जरूरतें हैं वो तो वेजिटीज रहेंगी ना, उतना ही खाएगा, वो कपड़े मांग करेगा, सब सामान मांग करेगा, जीवन की सुविधाएं घर मांग करेगा, लेकिन जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी वो उस लेवल पे नहीं होगी अगर वो अशिक्षित है। तो इस रूप में जो शिक्षा होती है, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन जो हमको बेसिक स्किल्स देती है, वो अगर डिस्टर्ब होगी तो इसका मतलब कि भविष्य में आने वाले उसका 10 साल 20 साल बाद जब वो बड़े होंगे, अडल्ट होंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के पूरे व्यवस्था को दिक्कत पैदा करेगा। वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम होगी, वहाँ पे अच्छे लेबरर्स की कमी होगी। इसलिए अगर लेबरर्स की कमी होगी तो आपकी फैक्ट्रियाँ, आपकी चीज़ें, आपकी जो सर्विसेज जितनी हैं वो कहीं ना कहीं से उससे प्रभावित होंगी। तो एक रूप में ये हमारा शिक्षा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इसका लॉन्ग टर्म माने बहुत देर तक, बहुत दूर तक इसका असर जाएगा। चौथा एक मैं जो बात कर रहा हूँ सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट की, आप देख रहे हैं कि जो समाज में लॉकडाउन लगने से लोगों के भीतर की भय है वो बहुत बढ़ गया है, लोग मिलने से कतराने लगे हैं। सामाजिक जो मेलजोल होता था, एक दोस्ताना रिलेशन होते थे लोगों के आपसी, जो उनके सामुदायिक जो उनके आपस में मेलजोल का तरीका होता था, शादी में मिलते थे, पार्टीज फंक्शन करते थे, वो एकदम से बैन हो जाने से लोग एक दूसरे से कतरा रहे हैं। कौन कब कौन वहां पे करियर है, कौन किसी कारण में मुझे हो जाए, तो लोग ना तो घर जा रहे हैं न तो वो उनके अंदर नकारात्मकता पैदा करती है, एक नेगेटिविटी पैदा करती है, एक उनके अंदर अकेलेपन का भाव पैदा करती है। अभी जौनपुर का मैं उदाहरण दूंगा, वहां पे एक केस हुआ था, एक वृद्ध महिला मर गई और मरी तो वो हार्ट अटैक से थी, लेकिन जब उनको सरकारी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस छोड़ने गांव में गया तो लोगों को ये शक हुआ कि उनको उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। लोगों ने न सिर्फ वहां जाने से इनकार कर दिया उनका मदद के लिए, बल्कि उनके बूढ़े पति जो करीब 80 साल के वृद्ध पुरुष थे, वो अपनी साइकिल पे, आप लोगों ने शायद हो सकता है वायरल हुई थी फोटो आपने देखा होगा, साइकिल के बीच में, जो पैडल के बीच में बोरे की तरह जब लाद के ले जा रहे थे, तो नदी जो उनके बगल में सई नदी है, छोटी नदी है, उसके किनारे ले जा रहे थे सौदा के लिए। लोगों ने एकदम मना कर दिया कि हम करने ही नहीं देंगे। फिर बाद में वहां पे लोगों ने, किसी ने फोन कर दिया 100 डायल पे, पुलिस आई, पुलिस फिर ले जाके वहां पे भी नहीं करने दिए, तो उनको जौनपुर वहां से 30-25 किलोमीटर दूर ले जाके और उनका पुलिस ने अपने देखरेख में सौदा कराया। तो ये उदाहरण बन गया, पूरे भारत नहीं दुनिया में ये वायरल हुआ तस्वीरें, बहुत से देखे, बाहर के लोगों ने भी वो शेयर किया था अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो ये उदाहरण था ये कि सामाजिकता कैसे नहीं। तो हमको याद है बचपन में, हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, कोई भी अगर किसी घर में बीमार होते थे, कोई आदमी कुछ मर जाता था, तो पूरा गांव वहां इकट्ठा होकर उसकी मदद के लिए खड़ा रहता था। लेकिन हर आदमी इतना भीतर से भयभीत है, उसको लगता है कि कोरोना, और चूंकि अज्ञानता है तो इसलिए वो उसको ये नहीं समझ में आता है कि कोरोना डेड बॉडी में होस्ट नहीं होता है। कोरोना का होस्ट होने का एक पूरा सिम्टम है, वो जीवित व्यक्ति में ही वो मल्टीप्लाई करेगा, उसी में वो होस्ट होगा। दूसरी चीज, अगर उसको जला देंगे दूर तो वो कोई आत्मा की तरफ कूद के नहीं चला जाएगा। लेकिन गांव के लोगों में है कि अगर कहीं कोरोना का मरीज आ गया तो सबको हो जाएगा, सब मर जाएंगे। तो इस भयवश लोग जो है अपने आसपास के गांव में, पिछली बार भी हुआ था मुझे याद है, जौनपुर में बंबई से एक लोग आए थे और एक्सपायर हो गए थे। एसडीएम साहब, लोग गांव वाले तो इनकार ही कर दिए। जब एसडीएम साहब और बीडीओ और जब पुलिस गई उसको सौदा कराने के लिए, तो लोगों ने खूब उन पर पथराव किया, कई लोगों का सर फूट गया था। तो वो गांव में, जो गांव से 3 किलोमीटर दूर जो खेत हैं, उनके बीच में भी क्रिमेशन नहीं करने दे रहे, वहां पे भी सौदा करने से दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो जो ये समाज में एक दूसरे के प्रति जो लगाव खत्म हो रहा है, ये अगर लंबा चलेगा तो ये एक दूसरे के प्रति विरोध और बैर भाव और नकारात्मक भाव में बदल जाएगा। इससे हमारी जो सोशियो कल्चरल मेलजोल की जो परंपरा रही है, मिलजुल के काम करने की परंपरा रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होंगे। फिर उस जगह को भरने के लिए तमाम कंपनीज, तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे और वो समाज के जो
एक भाव होता है, जो इमोशन होते हैं, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, उसको कम कर देंगे, सब चीज मैकेनिकल हो जाएंगी कि सौदा करने वाला 100 नंबर पे आप डायल करिए तो आएगा और वो ले जाके अपना अलग से जलाएगा, या शादी में आपको किराए के लोग आएंगे और किराए के लोग बाराती बन के 5 जाएंगे, या बर्थडे पार्टी में आपको किराए के लोग लाने पड़ेंगे। तो ये जो एक उत्सव धर्मिता हमारी थी वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। इसके बाद जो मेरा बिंदु है वो है आर्थिक संकट। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, जो सबसे ज्यादा दूर तक प्रभाव डालेगा और देर तक प्रभाव डालेगा, वो है आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस जो इससे उत्पन्न हो रहा है। पिछले साल भी 4 महीने का लॉकडाउन लगभग काफी कड़े ढंग से लगा था, उसके बाद धीरे धीरे ढील दी गई थी। उससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नकारात्मक ग्रोथ रेट पे चली गई थी। पूरे साल का जो ग्रोथ रेट -7.97 था, लगभग 8% के माइनस में चला गया था। एक क्वार्टर जो पहला अप्रैल से लेके और जून तक का था, उसमें 23.5% लगभग माइनस ग्रोथ रेट था। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था नीचे लेवल पे, जो मध्य वर्ग है या लोअर मिडिल क्लास है, उसकी अर्थव्यवस्था, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो एकदम से तबाह हो चुके हैं। और वो असर लॉन्ग टर्म है, मतलब अभी भी रिवाइवल के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। तब तक दूसरा चरण आ गया। दूसरा चरण में और ज्यादा भयावह तरीके से लोग मर रहे हैं, रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो रहे हैं। तो जब ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, हमारी क्षमता चुक जाएगी, तो हम फिर बेरोजगारी से और उससे जो अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा है, उसके कारण जो बेरोजगार होंगे लोग, कर्जे में जाएंगे, वो दिक्कतें पैदा होंगी। तो एक दूसरा टर्म शुरू होगा आगे। एक समाज का वर्ग हो सकता है लूटपाट करने लगे, आत्महत्याओं का दर बढ़ जाएगा, समाज में जो विकृतियां आएंगी वो बहुत बड़े पैमाने पे आएंगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गई है। आपको पिछले साल का हम आंकड़ा बताएं तो पिछले साल केवल अप्रैल से लेके और जुलाई तक के बीच में 1.87 करोड़, मतलब लगभग 2 करोड़ नौकरियां गई। 2 करोड़ नौकरियां मैंने एक परिवार में अगर 4 लोग भी मान लें तो लगभग 8-10 करोड़ लोग सीधे तौर पे प्रभावित हुए थे, वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियां गई थी। दूसरा जो सबसे बड़ा एक रिजल्ट उभर के आ रहा है अर्थव्यवस्था में, कि ये प्रभाव केवल मध्य वर्ग, नीचे के वर्गों पे पड़ रहा है। जो भारत का टॉप उद्योगपति वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उस पे नहीं पड़ रहा है। पिछले साल में देखिए तो जो भारत का जो टॉप 100 परिवार हैं या टॉप 100 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके टोटल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट 13,97,000 करोड़ के आसपास उन्होंने पिछले 8 महीने में ज्यादा कमाए। इस पे एक एजेंसी है ऑक्सफैम, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट काम करती है, सोशल उस पे काम करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करती है। उसने पिछले साल एक रिपोर्ट बनाया था, द इनइक्वालिटी वायरस। तो उसने ये बताया था कि कैसे भारत में कोविड काल में, कोरोना काल में, लॉकडाउन पीरियड में भारत के 100 पूंजीपतियों की प्रॉपर्टीज और जो वेल्थ था वो इतना ज्यादा बढ़ा कि जो गैप था कि मैंने दुनिया, भारत के 1% लोगों के पास कितना वेल्थ है और नीचे के बाकी 99% के बीच में कितना वेल्थ है, तो वो बहुत ज्यादा गैप बढ़ गया था। और इतना ज्यादा उन्होंने पैसा कमाया इस लॉकडाउन पीरियड में कि जिससे उनका था कि 138 मिलियन पीपल है, मतलब लगभग 14 करोड़ जो गरीब रेखा के नीचे एकदम बेहद गरीब लोग हैं, अगर सबको उस खाली उस पीरियड में कमाए पैसे को बांट दें तो सब परिवारों को 94 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि जो समाज अच्छा वही होता है जहां पे अरबपतियों की संख्या भले कम हो, लेकिन सबको एक बेसिक नीड उसकी पूरी होती रहे। आज जापान देखिए, जापान में कोई बहुत अरबपतियों की लिस्ट में देखेंगे उनके नाम वहां के देश के नहीं है। बहुत से लोगों का आप नाम नहीं देखते होंगे कि जापानीज हैं और अरबपतियों के फौज की सूची और इसमें है, लेकिन हर आदमी को वहाँ एक बेसिक जो नेसेसिटी है, जो बेसिक उनकी जिंदगी के रोजी रोटी का सवाल है, वो हल है। हर आदमी जो मूलभूत सुविधाएं पाता है, हर आदमी की एक न्यूनतम आय है। क्योंकि जब समाज में बहुत ज्यादा असमानता आ जाती है, ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कोई आदमी पूरा समाज खरीद सके और कोई आदमी इतना गरीब हो कि अपनी रोजी रोटी के लिए बिकने को तैयार हो, तो वो समाज कभी भी स्थिर और खुशहाल नहीं होता है। इसीलिए भारत में देखेंगे कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो दुनिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एक है, जिसमें तमाम फैक्टर के आधार पे हम लोग नापते हैं कि कौन सा समाज सुखी है, ज्यादा खुश है,
उस पर हम लोग का स्तर बहुत नीचे है। और भूटान जैसा एक छोटा देश जो है, जहाँ पे कोई अरबपति खरबपति नहीं है इकोनॉमी में, लेकिन वो बहुत खुशहाल है, वहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं, और बेसिक उनका हेल्थ और तमाम लहरें देखिए कोविड की आई, लेकिन आप भूटान के बारे में नहीं पढ़े होंगे कि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को का हाँ कैजुअलिटीज हुई, या इनफैक्ट अभी जो भारत में कोविड काल था तो उन्होंने अपने ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग को दिया। अभी वो डोनर देश था, एक छोटा सा देश जो बहुत ही छोटा देश है वो डोनर देश था, और हम रिसीवर एंड पे थे, हम मांगने वाले में थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल समाज में असमानता आएगी तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत, क्योंकि बहुत से लोगों के पास सामान्य परचेजिंग पावर भी नहीं होगा ना, सामान्य रूप में भी खरीद नहीं सकते हैं, तो ये पूरे अर्थव्यवस्था को भी नुकसानदेह होता है, स्पेशली जो छोटे व्यापारी होते हैं, क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें खरीदते हैं। तो डिमांड सप्लाई जब मजबूत होता है, जब डिमांड जनरेट होता है, तो वो हमारी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है, वो हमारे व्यापार को बढ़ाता है, वो हमारे बिजनेस को बढ़ाता है, और जब बिजनेस बढ़ता है लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं। इसीलिए देखिए 2004 से लेके 14 तक का 15 तक का पीरियड था जिसमें डिमांड जो पक्ष था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, तो वो ग्रोथ रेट हमारा पूरा देखेंगे भारत का बहुत अच्छा था, क्योंकि उस समय मनरेगा और कई योजनाएं ऐसी थी जिसमें गांव क्षेत्र में जो है पैसे पंप किए गए काम के बदले, जो है मनरेगा से, या और कई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी थी। तो उससे जो है वो उसने उस पूरे गांव के इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट किया था, बहुत ज्यादा वहां पे एक्टिविटीज हुई थी। तो वो उसका तो इसी से बिंदु आता है कि जो हम लोग का जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, निचले तबके जो मार्जिनल जितने हैं महिलाएं हैं, इनकी जो डिमांड साइड कमजोर हो रहा है, इनकी जो जरूरतें कमजोर हुई है, मजबूर हैं जरूरतें अपनी कमजोर करने के लिए, तो जो है उसके कारण से इकोनॉमी गिर रही है। आपको अंदाजा होगा जो पिछले साल का डीजल खपत था, 2019 की मैं बात कर रहा हूं, और 2020 भले रेट बढ़ गया है लेकिन कम हो गया है, क्योंकि मुझसे कई ऑयल कंपनीज के जो अधिकारी हैं वो बात करते हैं कि उनका जो टारगेट था जो पिछले साल के तुलना में लगभग 70% 75% ही अचीव कर पाए हैं, 25% 30% तक उनको वो डेफिसिट में चल रहे हैं, वो अपना टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सी चीजों में आप तो कई लोग हो सकता है कि जो कंज्यूमर गुड्स के व्यापार से जुड़े हुए हों तो वो जानते होंगे कि किस तरह से जो पिछले सालों में जो डिमांड थी वो घट गई है और व्यापार का मात्रा घट गया है, उससे दिक्कतें पैदा हुई हैं। इस पूरे इकोनॉमी के गिरने का जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो पड़ता है कि सरकार के पास टैक्स कलेक्शन कम होता है। जब टैक्स कलेक्शन कम होता है लेकिन सरकार के खर्चे तो कम होते नहीं हैं, तो वो उसके कारण से जो राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और सरकार जब देखती है कि उसके पास कोई उपाय नहीं है तो वो नोट छाप देती है। और जो अर्थव्यवस्था थोड़ा पढ़े होंगे जानते होंगे, नोट छापने से क्या होता है कि जो समाज में मूल्य है, जो प्राइस है, वो जो हम सर्विसेज और गुड्स बनाते हैं उसका है। जब हम नोट छापते हैं लेकिन सर्विसेज और गुड्स में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है तो सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसी का देखिए असर पड़ा है पिछले साल का इन्फ्लेशन, अगर जो महंगाई का दर है वो 2019 में 3% पे चला गया था, वो 2020 आते आते 7% के आसपास चला गया है। तो महंगाई का मतलब होता है कि आपका जो बजट है वो छोटा पड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। आपको 1000 की जो चीज पहले 900 में आती थी वो अब 1000 में आने लगेगी, यानी कि आपका जो घर का बजट है, स्कूल का बजट है, जो भी जहाँ का बजट है वो छोटा होगा। आप फिर वही एक चक्र होता है, फिर आप अपने डिमांड को कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो समाज में जो कंपनियां उत्पादन करती है, जो व्यापारी उसका जो व्यापार करते हैं वो उनकी आय कम होगी, आय कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होंगे, इन्वेस्टमेंट कम होंगे तो फिर नौकरियां जाएंगी तो फिर बेरोजगार होंगे लोग और फिर डिमांड कम होगी। तो वो एक विशियस सर्कल होता है, वो असर करने लगा है और वो भारत के पूरे अर्थव्यवस्था को असर कर रहा है। हमारी महंगाई दर तो देखिए, अभी बहुत सी आप चीजें देखिए जो सर्विसेज बढ़ गई हैं लेकिन आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है। आपको वो आपकी इनकम के अनुपात में महंगाई का दर बढ़ रहा है, वो टैक्सेशन के कारण होता है। टैक्स जो चीजें हैं वो हमारी नहीं उस अनुपात में बढ़ रही हैं। एक जो और इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, कैसे क्या दिक्कतें कोविड ने हमारे लिए किया है। जो इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है वो क्या पड़ा है।
तो सबसे असर पड़ा है भारत जैसे विकासशील देशों पे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ के लाखों लोग बाहर देशों में काम करते हैं और मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे काम होता है। मतलब कि यहाँ के लोग जाके गल्फ में, अमेरिका में, यूरोप में और एशिया के देशों में जाके मजदूरी का, छोटे टैक्सी ड्राइवर के रूप में, वेटर के रूप में, प्लम्बर के रूप में, इलेक्ट्रीशियन के रूप में, जो हाई स्किल्ड नौकरियों के अलावा जो छोटे छोटे स्किल वाली नौकरियां होती हैं वो करते हैं और वो अपने घरों में उस पैसे को भेजते हैं। उससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलती है। भारत एक ऐसा देश रहा है कि 2019 में 139 बिलियन डॉलर अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपया बाहर के लोगों ने भेजा हमारे देश में। मतलब ये केवल एक साल में केवल पैसे के रूप में भेजा। अगर उसमें जो आके यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी और जो उस सामान के रूप में भेजा वो कर देंगे तो वो मात्रा और बढ़ जाएगी। ये केवल रेमिटेंस जो है, जो यहाँ पे पैसे के रूप में आया, मंथली जो उन लोगों ने भेजा अपने परिवार वालों को, उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलती है। जो हमारा ट्रेड होता है इन देशों के साथ, तो वो हमारा पार्ट देता है। जैसे अमेरिका या यूएई या जितने गल्फ कंट्रीज हैं उनसे काफी कुछ मात्रा इससे हम पूरा कर देते हैं उन मजदूरों, उन छोटे कामगारों के बदौलत। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, जब से कोविड का प्रसार हुआ, तब से ये रकम 2020 में घट के केवल 64 बिलियन डॉलर रह गई, यानी कि आधे से भी कम, 4,80,000 करोड़ रुपया रह गया, मैंने लगभग 40% रह गया। तो ये जो 60%, जो करीब करीब 75 बिलियन डॉलर की जो कमी हो गई, इसके कारण से बड़ी दिक्कतें उन परिवारों में होगी। वो अर्थव्यवस्था को बहुत नीचे लेके जाएगा। इन देशों से बहुत बड़े पैमाने पे जो हमारे मजदूर काम कर रहे थे वो देश पे भाग आए। वो आए तो वो चूंकि बेरोजगार थे, उनके परिवारों में जो संकट का दौर आएगा, वो जो उनके परिवार उस जो एक ठीक ठाक उपभोग कर लेते थे चीजों को, वो उस कमी करेंगे। उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो इस रूप में होगा। दूसरा बिंदु जो इससे ही संबंधित है, जो देश इस मार को झेल रहे हैं, क्योंकि हम ही लोग नहीं झेल रहे हैं अर्थव्यवस्था के रूप में, यूरोप हो, गल्फ कंट्रीज हो। अभी सऊदी अरब के बारे में उदाहरण दूंगा। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा उसका जो अर्निंग था वो तेल से था, वो क्रूड ऑयल बेचता था। लेकिन पिछले लॉकडाउन पीरियड में तेल के दाम गिरे भी थे और बहुत से ज्यादा लोगों ने कटौती कर दिया, क्योंकि गाड़ियां चली ही नहीं, लोग बाहर ही नहीं निकले। तो इसके कारण से वहां की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई। तो जब वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई तो वहां 15 लाख के आसपास भारतीय मजदूर काम करते हैं। उन 15 लाख मजदूरों में बहुत से कटौती हो गई, भारत भाग आए। उन देशों ने भी अपने यहाँ बाहर के लोगों को आने को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। जो पहले आराम से वहां पे प्लेसमेंट होते थे, जरूरतें उनकी पूरी हम करते थे, सेवाओं की, सर्विसेज की, वो अब खत्म होने लगा। तो उन देशों के साथ जो पहले एक तरह से म्यूचुअल रिश्ते थे, और दुनिया में जो एक ग्लोबलाइजेशन 2001 के बाद से, आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से जो कैपिटल, सर्विसेज, गुड्स और इन तीनों का फ्री फ्लो माना जाता था। मतलब कि कोई देश किसी नागरिक को आने से, यद्यपि कि लेबर का उस पैमाने पर नहीं होता था, लेकिन कैपिटल, गुड्स और लेबर, इन तीन चीजों को का फ्री फ्लो माना जाता था। कोई देश बहुत रोक नहीं सकता है। आतंकवाद या इन्हीं कारण थोड़ा बहुत रोक सकता था, लेकिन मजदूरों को आने से, नौकरी पाने से रोका नहीं जा सकता था। उनके कुछ अधिकार माने जा रहे थे उन देशों में। तो इसका सीधा फायदा भारत जैसे देश को मिलता था, क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी बोलने वाले और सेमी स्किल्ड बहुत बड़ी जनसंख्या है। हम उनको रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो उन देशों में वो रोजगार पाते थे, उसका पैसा भी भेजते थे और उनके जो स्किल था उसका वहां पे सदुपयोग होता था। तो वो वाला पूरा जो स्थिति है वो नकारात्मक होने जा रही है। हर देश अपने यहाँ टैरिफ लगाने के चक्कर में पड़ा है। हर देश सोच रहा है कि जो अपने उसके नागरिक हैं उनको पहले कैसे रोजगार दे, उनको पहले कैसे बचाए, अपनी अर्थव्यवस्था कैसे बचाए। तो जो राष्ट्रों के बीच में संबंध होते थे वो कहीं ना कहीं तनाव के रूप में उभर रहे हैं। आपने देखा होगा चाइना के साथ और तमाम देशों के साथ हमारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इसी तरह से एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसी से जुड़ा हुआ, कि हमारा इन पूरे परिस्थितियों के कारण से जो फूड सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। भारत जो पहले हंगर इंडेक्स में बहुत ठीक ठाक स्थिति में था, मध्य में था, वो नीचे गिरते 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 100 से नीचे आ गया था। और चूंकि बहुत सा तबका बेरोजगार हुआ, यद्यपि कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत
बहुत से जो गरीब लाभार्थी हैं उनको अनाज दिया, गेहूं चावल दिया, लेकिन सिर्फ गेहूं चावल ही पर्याप्त नहीं होता है। खाने में प्रोटीन और विटामिन्स और तेल मसाले सबकी जरूरत होती है, तभी हम एक कंप्लीट फूड मान सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों देने से और जो दूसरे तरफ गरीब वर्ग का आय कम हुआ, तो एक कंप्लीट फूड जो है, एक न्यूट्रिशन वाला फूड जो है, वो लोगों को, आम लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके कारण से भविष्य में भारत में भी कुपोषण, जो पहले से हम लोग के यहाँ समस्या रही है, कुपोषण की संभावनाएं और बढ़ेंगी। और कुपोषण का मतलब बीमारियों के लिए और वो प्रोन होंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो घटेगी, मृत्यु का दर बढ़ेगा। तो उसके दूसरे ढंग के जो है, ये सब चीजें एक दिन में नहीं दिखती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने में दिखेगा। इसका इम्पैक्ट जो है 5 साल 10 साल 15 साल में, और फिर उस चुनौती से निपटने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करने होंगे। पूरे भारत का ही देखिए, कुपोषण, जो बच्चे और महिलाओं में कुपोषण का दर बहुत ज्यादा है, औरतों को एनीमिया होती है, बच्चों में कम वजन, तो उसके चैलेंज के उसको निपटने के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च करती है। पूरा एक आईसीडीएस का विभाग ही बना हुआ है जो ये काम करता है, उनको पंजीरी देता है, उनको फॉलिक एसिड देता है, उनको तमाम सुविधाएं देता है। तो ये हमें बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाना होगा, यानी कि हमें वेलफेयर स्कीम पे ज्यादा खर्च करने होंगे फ्यूचर में इस परिणाम के कारण, और वो हमारे कुल मिला के लास्ट में टैक्स पेयर्स पे ही जाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती हमें खाद्य सुरक्षा के रूप में मिलेगी। इसके बाद एक और जो एस्पेक्ट है जिसपे अपेक्षाकृत आदमी कम ही बात करता है, इसके कारण से जो आम जनता की जो राजनीतिक नागरिक अधिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण होता है। जो रूलिंग क्लास होता है, जो शासन सत्ता चला रहे लोग होते हैं, चाहे बहुत सीनियर लेवल के अधिकारी हो, चाहे सीनियर लेवल के नेता हो, वो कहीं ना कहीं पावर बढ़ा लेते हैं और हमारे ऊपर मनमाने ढंग से टैक्सेज, जो आम जनता के ऊपर जो कर है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बचत है उसको टैक्स के रूप में ले लेते हैं, तो हमारा जो नागरिक अधिकार है वो कम होता है। या लॉकडाउन लगा के हमारे बाहर निकलने, हमारी गतिविधियों को वो नियमित करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं, उसको रेगुलेट करने लगते हैं। तो ये हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो आम जनता है, जो एक लोकतंत्र में कहा जाता है कि सत्ता आम जनता में होती है, उसको पावर होता है, उसके पावर को वो कम करता है ये पूरा जो समय है। तो इस पे एक बहुत से थिंकर्स ने किताबें भी अपनी लिखी हुई हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर जो भी महामारी आएगी, इसमें हमारी लोकतंत्र में जो हमारे नागरिक अधिकार होते हैं, जो हमारे सिविल राइट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होंगे और जो रूलिंग क्लास है उनकी सत्ता बढ़ेगी। ये तो जो मैंने चुनौतियों की तरफ थोड़ा इशारा किया कि कौन कौन बिंदु, मोटा मोटी कौन कौन बिंदुओं पे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या चीजें होंगी। जो एक मेरा अपना विचार है, मैंने थोड़ा सा इस पे सुझाव भी रखने की कोशिश की है, ताकि एक हम लोग एक यूनिट के रूप में, एक देश के रूप में, हम लोग का सबका एक कर्तव्य है। हम लोग को ये कर्तव्य हमारे संविधान में मिला हुआ है। वहां पे आप देखेंगे जो भारत में लोकतंत्र है उसका जो मूल है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग। भारत का संविधान की जो शक्ति है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की शक्ति हो, चाहे राष्ट्रपति जी की शक्ति हो, चाहे संसद और विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जो तीनों का बंटवारा है, इस पूरी शक्ति उस संविधान के जो मूल भावना है उससे मिलती है, और वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारा एक कर्तव्य है, हम इस देश के लिए सोचें, समझें और बेहतरी के उपाय करें, और उसमें छोटा सा भी योगदान हो वो हमारा होना चाहिए। ये नहीं महत्वपूर्ण है कि कौन कितना कर सकता है, जितना भी करेगा एक तरफ करेगा, एक दिशा में करेगा, एक सकारात्मक बन के करेगा, तो वो उसका असर दिखाएगा। और एक इस पे मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के साथ साझा करूंगा। एक कुंवर बेचैन जी थे, अभी इसमें एक्सपायर हो गए इसी कोरोना कोविड से, कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। बस हमें अपनी इच्छा शक्ति को, अपने
अपने संकल्प को बहुत मजबूत करना होता है और सही दिशा में लगाना होता है। 2 चीजें होती हैं, हमारा संकल्प, हमारी इच्छा शक्ति, और दूसरा जो होता है वो दिशा। क्योंकि अगर गलत दिशा में हम उस संकल्प को लगाएंगे तो हमारे जो लक्ष्य हैं वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होता है। मेरा अपना व्यू है कि हमें क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको हमारे देश को अपने हेल्थ पे 5% कम से कम जीडीपी का खर्च करना चाहिए। जो डॉक्टर, बेड और सब चीज़ों की डिफिशियंसी है, कमी है, उसको हमको दूर करना चाहिए। सबसे पहला ये बिंदु होना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी हमारे पास होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि भविष्य में अगले अगर कोई चीज़ आ रही है, अगर कोविड आया तो हमको पता था कि सांस की बीमारी है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर हैजा की बीमारी कभी फैली थी तो पता था कि हमको जो ORS का घोल है वो उसकी डिमांड होगी, क्योंकि उसमें पानी, साफ पानी और सैनिटेशन की ज़्यादा जरूरत होती है। अगर प्लेग फैला तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, तो उस दिशा में काम होना चाहिए और उस दिशा में एक प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे तो स्वास्थ्य का एक हम कंप्लीट खाका खींच पाएंगे कि हमें क्या भविष्य में चीज़ें चाहिए। दूसरा बिंदु है शिक्षा। शिक्षित लोग किसी भी समस्या को ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। अभी भी देखिए लोगों में बहुत भ्रम फैला हुआ है। अभी जब मैं आ रहा था तो जो मेरे यहाँ पे ड्राइवर महोदय हैं उनसे बात हो रही थी, मैंने पूछा कि वैक्सीन लगवा लिया, तो उन्होंने वैक्सीन के प्रति ऐसा मैंने हिकारत वाली बात कही, लगा कि जैसे वैक्सीन कोई बहुत ही गलत चीज़ है और बहुत उससे समस्याएं खड़ी होंगी। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी वैक्सीन जो होता है वो एक पूरे वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता है और उस वायरस को कहीं किसी में किसी जीव में या कहीं उसका एक अंश डाल के और उसमें एक एंटीबॉडी पैदा किया जाता है, यानी लड़ने की क्षमता पैदा किया जाता है और उसका थोड़ा सा अंश हमारे शरीर में डाला जाता है। जो मैंने वो उस वायरस का छोटा सा अंश ऐसा होता है जो हमारे शरीर में जाके फिर मल्टीप्लाई ना हो, वो जाके हमको होस्ट ना बना दे। तो हमारा शरीर उस वायरस को पहचान लेता है, उसके प्रति वो एक एंटीबॉडी पैदा कर देता है, तो हमारी लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए पिछले जब पहला चरण था, पिछली बार डॉक्टर कितने मरे थे, लेकिन अगर इस बार देखेंगे तो मरने वाले डॉक्टरों की संख्या कम है क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य हम बढ़ाएंगे तो अपना वैक्सीनेशन से लेके टेस्ट और वैक्सीनेशन सब पे बात करें। शिक्षा पे हमारा निवेश बढ़ना चाहिए। भारत में जो मैं कहा कि आर्थिक गैप बढ़ रहा है, उसके बड़े चैलेंजेस हैं ये। जो एकदम टॉप का बिजनेस क्लास है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसके अर्थव्यवस्था, उसके आर्थिक संपदा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो उन पे जो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं या और टैक्स के जो तरीके हैं, उनसे लेके हम उसका लाभ जो है नीचे तबकों को दे सकते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास को दे सकते हैं। तो उससे हमारा जो गैप है वो कम होगा और जो हमारे टैक्स कलेक्शन से जो उनके ऊपर जो टैक्स लगेंगे उससे हम नीचे तबके के लिए सब्सिडी देकर समाज में एक इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। सोसाइटी को कैसे हम बेहतर बनाएं, अपने जो सिविल राइट्स हैं वो हम कैसे बचाएं, क्योंकि ये सिविल राइट्स एक बार जब चले जाते हैं तो बाद में कोई सत्ताधीश बदल जाएगा, हो सकता है कोई बहुत अच्छा हो उसका फायदा के लिए, लेकिन अगर कभी कोई खराब जाएगा तो उस हमारे सिविल राइट्स की कटौती का वो फायदा दूसरे ढंग से उठाएगा, ये कंपनियां उठाएंगी। तो ये हो सबसे एक जरूरी जो चीज जिसपे हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं वो है पर्यावरण, हमारा प्रदूषण और पर्यावरण। देखिए ये जो भी कोरोना महामारी फैली है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रकृति को हम लोग रोज दोहन कर रहे हैं, एकदम अथाह रूप में कर रहे हैं और प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वायरस का एक होस्ट होता है, एक चक्र होता है उसका। वायरस कभी न तो बनता है इस तरह, न ही वो मर जाता है, खत्म कभी नहीं होता है। और पूरी दुनिया में 3,20,000 तरह के वायरस बैक्टीरिया हैं जो किसी किसी जीव के उस पे होस्ट बन के रहते हैं। तो कोरोना वायरस भी बैट पे जो चमगादड़ था उस पे था, वहां से आया, क्योंकि हमारा जो प्रकृति के साथ जो दूरी एक बना के थी कि जंगलों में बैठ रह रहे हैं या कोने में रह रहे हैं, हमने जंगल काट दिए, वो सीधे हमसे जुड़ने लगे, उनका मीट खाने लगे। तो इन कारणों से बढ़ा, तो हमको अपने पर्यावरण को लेकर सजग ज्यादा होना पड़ेगा। दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है कि कम से कम 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। किसी भी देश का 1/3 जो है एरिया का वो वन होना चाहिए। तो सरकारें जैसे अभी रोड बनाने के लिए जमीनें एक्वायर करके रोड बना रही हैं, अगर उस तरह से जमीनें एक्वायर करके जंगल लगवाएं और सीरियसली लगवाएं, उनको रक्षा हम करें, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसका
हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम, हमारे पूरे एनवायरनमेंट, हमारे पूरे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो ये एक हमारा दिशा होना चाहिए। और चौथा जो है हमारे मेंटल हेल्थ। इस पूरे परिस्थिति को, इस पूरे लॉकडाउन को, इस पूरे चुनौती का हम सामना तभी कर सकते हैं जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से मजबूत हों। ये मजबूती जो हमारे कम्युनिटी फीलिंग, हमारे आपसी सहयोग से आएगी। क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से कमजोर हैं, देखिए मरने वालों में जो लोग डर जा रहे हैं, जो बहुत भयभीत हैं, तो ये पूरा रिसर्च भी साबित कर दिया है उनका इम्यून कमजोर हो रहा है। और बहुत से लोग डर के मारे आत्महत्या कर ले रहे हैं, या डर के मारे उनका हार्ट अटैक आ जा रहा है, क्योंकि वो मान ले रहे हैं कि अगर कोविड हो गया, कोरोना का संक्रमण हो गया, तो उनका पूरा परिवार नहीं बचेगा, वो नहीं बचेंगे। तो ये सोच जो है, जो दिन रात वो मीडिया से ले रहे हैं, उसके भय के अनेक रूप और वैज्ञानिक ढंग से प्रसारित करते रहते हैं। तो इसका भी एक हमारे पास निदान होना चाहिए, ताकि लोग मानसिक रूप से इससे व्यथित न हो, माने कि हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। और ये मानना बहुत जरूरी है। इसको मानेंगे कि हम नहीं इससे लड़ सकते हैं, इससे उबर सकते हैं, तो ही हम जाके फ्यूचर में इससे उबर पाएंगे। और ये मोटा मोटी मेरी बात रही है। थैंक यू वेरी मच अजय जी। मैं वास्तव में आपके, हम लोग बहुत आभारी हैं कि पूरी चीज़ों को आपने इतने अच्छे से समेटा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जिन आंकड़ों के साथ में आपने इनकी प्रस्तुति की, तो ये आपकी डीप रिसर्च और विषय की समझ को दर्शाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने हम लोगों को सारी चीज़ें समझाई हैं, जो चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा मुझे लगता है, जैसा कि आपने कहा कि फॉरेन से वर्कर्स के थ्रू पैसा आ नहीं रहा है, हमारे यहाँ से सप्लाई जा नहीं पा रही है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमारी मुद्रा कमजोर हो रही है और होती रहेगी। इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं वो जो समृद्धशाली देश हैं, वो कहीं ना कहीं इन मौकों का फायदा उठा के आप पे हावी होने की जरूर कोशिश करते हैं, जिससे हमारे यहाँ का बैलेंस ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री और हर चीज पे फर्क पड़ता है। तो अजय जी, हम बहुत बहुत आपके आभारी, धन्यवाद आपको। मैं इस टोटल जो अभी आपने प्रस्तुत किया, इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिकली, तो मैं आग्रह करूंगा कि अपने को अनम्यूट करे और क्वेश्चन पूछे। उसके बाद में मैं अपने असिस्टेंट गवर्नर, आज की कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे संजय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि उसके बाद में इस पूरे समअप करते हुए क्लोजिंग रिमार्क्स अपना इस पे देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? इसी बीच हमारे संघ में हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दीपक अस्थाना जी जुड़े हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर सुनील वर्मा जी भी जुड़े थे, अब नहीं दिख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। दीपक जी आप रहिएगा, बने रहिएगा हमारे संग। सुनील बंसल जी बने रहिएगा 2-5-10 मिनट के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? भैया, मेरा एक छोटा उत्सुकता मेरी जानकारी के लिए मैं पूछना चाहूँ अजय जी से। जैसा भाई उन्होंने चर्चा में कहा कि ये बैट से ये बीमारी जो कोविड-19 उत्पन्न हुई वहीं से चल के आई चाइना से, लेकिन अधिकतर केसेस में वर्ल्ड ओवर ये कहा जा रहा है कि ये मैन मेड वायरस है, इसको लैब में किसी गलत मंशा के चलते चाइना ने प्रिपेयर किया, क्योंकि जिस हिसाब से अपना वेरिएंट म्यूटेंट बदल रहा है जल्दी जल्दी से, उससे ये भी कहते साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये नेचुरल वायरस नहीं है। इसके बारे में कुछ जस्ट मेरे जान एक नहीं सही कह रहे हैं। देखिए, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी चलती रहती है। हाँ, इसको कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें दूसरों का है। लेकिन देखिए, आरोप लगाना और उसको सिद्ध करना, ये यूरोप में भी मेरे दोस्तों से बात होती रहती है, स्वीडन में और कई जगह पे दोस्त हैं, तो वहाँ भी ये मान्यता है कि चाइना ने इसको मैनमेड करके, और वुहान के लेबोरेटरी में, चूंकि वायरोलॉजी की उनकी लेबोरेटरी भी वुहान में है, और वुहान से ही ये वायरस ब्रेक हुआ था, तो ऐसा माना जाता रहा है। लेकिन देखिए, जब तक कोई साक्ष्य न हो, कानून कभी भी साक्ष्य पे चलता है, ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं है। चूंकि जो देखिए, कोई दुनिया में ना कोई नया वायरस नहीं होता, उसी को थोड़ा थोड़ा म्यूटेंट उसके तैयार किए जाते हैं। जैसा आपने कहा ना, उसमें हम चेंज कर लेते हैं, तो म्यूटेंट। तो चूंकि
कोरोना वायरस दुनिया में हजारों लाखों सालों से था, वो अभी नया नहीं कोई आया है, लेकिन चूंकि उसका होस्ट जो था वो बैट था। भारत में भी कई ऐसे जो आए हैं, जो स्पेनिश फ्लू आपको मैं बताऊंगा, पहले कई बार महामारी आई है, कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मानव को ऐसे त्रासदी झेलनी पड़ रही है। इसके पहले भी बहुत पहले यूरोप में प्लेग आया था, 1350 से लेके 1400, 1500, 1600 तक, ऐसा 250-300 साल तक रहा, और वहां पे करीब 20 करोड़ लोग मरे थे पूरी दुनिया में। कितने लोग? 20 करोड़ लोग। उसके बाद 1920-22 के समय में स्पेनिश फ्लू आया था, फ्लू जो खांसी सर्दी जिसको हम कहते हैं। तो उस समय भी पूरी दुनिया में 10 करोड़ के आसपास लोग मरे थे, भारत में ही करीब 2 करोड़ लोग मरे थे उस समय। वो भी जो है वायरस जो आया था फ्लू का, अभी देखिए फ्लू बहुत सामान्य सी बीमारी मानी जाती है, लेकिन तब फ्लू से लोगों को मरने का इतना ज्यादा था कि, लेकिन ये सब वायरस जो है ना कहीं कोई ना कोई होस्ट से मानव की तरफ ट्रांसमिट होते हैं, उनमें कोई बदलाव होता है, कोई वो नेचर मेड भी होता है, मैन मेड भी होने का गुंजाइश बन गई है, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च सही नहीं है, लोगों का अनुमान है, तो अनुमान के आधार पे हम कोई बात ऑथेंटिक ढंग से नहीं कर सकते हैं। सर हमारा एक क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हर विषय पर इतना विस्तृत वर्णन किया है जो वाकई में बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है, और हम दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं इन चीजों के प्रति। इस क्रम में सर आपने एक चीज बताई थी कि डेड बॉडी से जो लोग दूर हो रहे हैं, तो और क्या डेड बॉडी को छूने से या डेड बॉडी के संस्कार करने वाले व्यक्ति पे इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? जो अभी बहुत क्लियर हम लोगों को नहीं है। थोड़ा देखिए, डेड बॉडी का मतलब जो प्रोटोकॉल्स हैं, माने आप पीपी किट पहन लीजिए, दूरी जो 2 गज की बनाए रखिए, वो उतना करिए। बाकी डेड बॉडी देखिए, कोई भी वायरस का बताए ना सिम्टम, देखिए वायरोलॉजी में क्या होता है आप समझिए, वायरस के पूरे फंक्शन को मैं थोड़ा सा ब्रीफ, अगर आप लोग टाइम दे 2 मिनट बता सकता हूँ। वायरस जो होता है एक ऐसा, माने उसको ना जीव में रखते हैं ना निर्जीव में रखते हैं। पूरा हम लोग का जितने जीव है ना, वो उसमें एक बेसिक चीज होती है डीएनए, जानते हैं ना, हम लोग का जो भी जेनेटिक्स हम लोग का है, हर जीव का, मतलब बैक्टीरिया का भी होता है, तो एक हर चीज ना सेल से बनता है। सेल माने कोशिका होती है, कोशिका के बीच में जो होता है केंद्रक होता है, केंद्रक में जो उसका डीएनए होता है, डीएनए जो है वो उसका पूरा प्रोटीन कैसे बनेगा, उसका शरीर कैसे संचालित होगा, वो जिंदा कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, सब उससे निर्धारित होता है, सब उससे डिटरमाइन होता है। लेकिन वायरस ऐसे होते हैं ना कि वो उस तरह से नहीं होते हैं, वो जो है केवल उसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, उसमें केवल आरएनए या डीएनए के रूप में, किसी में अगर डीएनए है तो आरएनए नहीं है, हमारे में सब में आरएनए होता है, डीएनए होता है, दोनों होता है। लेकिन जो वायरस होते हैं उसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, अधिकतर केसेज में आरएनए होते हैं, इसीलिए वो इस रूप में मरते भी नहीं होते, वो सक्रिय या निष्क्रिय होते हैं, एक्टिव इनएक्टिव होंगे। तो एक्टिव होने के लिए उनको क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए होता है। जब वो अपने होस्ट के बॉडी में आते हैं तो उसी से ऊर्जा लेकर, उसी से फैट लेकर, उसी से वो अपना पूरा लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, कुछ ही देर में वो लाखों करोड़ों बन जाएंगे। और जो जिस अंग पे रहेंगे, जैसे ये कोरोना वायरस है तो ये हमारे सांस वाले पूरे सिस्टम पे, यानी आपका गला, आपका फेफड़ा, जहां से आप सांस लेते हैं, उस पर जाके पूरी कॉलोनी उस पर बना लेगा, उसको सोखने लगेगा। तो जो उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, यानी सांस लेना, आप जो लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, आप हवा से, हवा में जानते हैं ना 78% जो है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैसें होती हैं, आप लेते हैं। आपका फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन को अलग करके और आपके ब्लड में जो आरबीसी होता है उसे मिला के आपके शरीर में एनर्जी वो करता है। तो वो क्या करते हैं, वायरस चूंकि आपके फेफड़े को खराब कर देंगे, तो वो जो ऑक्सीजन लेने की उसकी क्षमता है वो घट जाएगी। तो आपके जो शरीर में जो ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है उसके हिसाब से नहीं होगा। देख रहे हैं ना, इसी में ऑक्सीजन घट जा रहा है, कितना हो गया उनका, 72 हो गया, 70 हो गया। इसी तरह हर वायरस का अपना अलग अलग काम होता है। तो वो जब होस्ट होता है, जब जिंदा होता है, तभी वो करता है। जो ही आप मरते हैं ना, तो आपके शरीर धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। दूसरा, आपको जलाया जाता है कई 100 डिग्री टेम्परेचर पे, तो वो शरीर में इनएक्टिव फॉर्म में चले जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आप डेड बॉडी को, मैं नहीं कहता कि आप जाके उसे गले मिलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपसे 10 फीट दूरी पे जलाया जा रहा है तो आप में उड़ के वायरस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको भी एक माध्यम चाहिए होता है आने के लिए, वायरस को,
और वो कई जगह हवा पानी से भी आ सकता है, संभावनाएं थोड़ी देर के लिए रहते हैं, ज्यादा देर नहीं रहते हैं हवा पानी में, कुछ जिसे वेट मौसम है ये। तो वो जो उसका आरएनए होता है, अच्छा इसी से वैक्सीन भी बनता है, उसमें जो आरएनए होता है उसको हम किसी जीव में देके उसमें से उसका ट्रांसफर आरएनए होता है, ट्रांसमिशन करने के लिए, सूचनाओं के ट्रांसमिशन के लिए एक टीआरएनए होता है। तो उसका टीआरएनए लेके उसी को अलग करके और उसको हम सीरम में मिला के हमको थोड़ा सा शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं किसी के, तो वो शरीर में एंटीबॉडी बनाने लगता है। शरीर पहचान जाता है कि ये जो है आरएनए का टुकड़ा हमारे शरीर में आ गया है, कोई बाहरी चीज है, कोई एलियन चीज है, और उसके लिए हमारा शरीर जो है एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो वायरस जो है ना इस रूप में काम करता है। तो टच से हमको होना है, स्पेशली क्यों हम मास्क लगाएं, क्योंकि हवा में थोड़ी देर के लिए जाएगा भी तो हमारे सांस से जाएगा, तो हमको उस सांस से बचाने के लिए करना है। लेकिन प्रोटोकॉल पालन करते हुए इतना वैज्ञानिक रहें कि हम अमानवीय न बने। अब हम अपने गांव के नदी के किनारे किसी का क्रिमेशन नहीं करने देंगे, सौदा नहीं करने देंगे कि उससे फैल जाएगा। तो ये सिर्फ अज्ञान जनित जो है ना, मतलब अज्ञान जनित जो हमारे कम नॉलेज से उत्पन्न जो है हमारा भय है वो है। हम बहुत ज्यादा भय नहीं देना चाह रहे हैं जी, कंधा एकदम नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि उसमें से कूद के आ जाएगा। वो बॉडी को अगर पीपी किट मतलब उसको प्रॉपर तरीके से सील कर दिया गया हो और बांस है तो बांस में से थोड़ी वो आएगा, बांस उसका होस्ट थोड़ी है, ह्यूमन बॉडी उसका होस्ट है। लैक ऑफ अवेयरनेस है सर, ये सारी चीज लैक ऑफ अवेयरनेस, वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ, इसीलिए मैं कहा ना कि कोई भी देश की जो समृद्धि होती है ना वो शिक्षा और स्वास्थ्य से होती है। हमारे यहाँ 10 अरबपति हैं कि 20 अरबपति हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जापान में आप जो सूची ले लीजिए उस बहुत नहीं अरबपतियों का वहां नाम मिलेगा, लेकिन खुशहाली में हम लोगों से बहुत बेटर है। नहीं सर, मैंने दूसरे देशों में भी देखा ये चीज सर। स्विट्जरलैंड वगैरह में भी एक बेसिक लोगों की लाइफ स्टाइल है, उसके नीचे गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है कि उनके देश जो लाइफ स्टाइल इससे नीचे न जाए। जी। और सर ये अभी जो बात हो रही है थर्ड वेव के लिए सर, ये क्या बला है सर? अब देखिए जो म्यूटेंट आए हैं ना, देखिए आरएनए का बताया ना, वायरस के साथ एक माइनस प्लस जो भी कहिए होता है कि उसके म्यूटेंट बहुत जल्दी बन जाते हैं। उसमें चूंकि जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना जितना ज्यादा कम होगा उसमें बदलाव की गुंजाइश उतनी ज्यादा होगी। तो चूंकि वायरस में वैक्सीन में सारी चीजें हैं तो फिर ये क्यों थर्ड वेव की बात हो रही है? सरकार अगर कह रही है कि हम वैक्सीन डेवलप कर चुके हैं। देखिए थर्ड वेव पे तो कई लोगों का, एक्सपर्ट का ओपिनियन ये है कि एक वैज्ञानिक महोदय ने कह दिया थर्ड वेव की, जो हमारे सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार है। सेकेंड वेव के बारे में तो बता नहीं पाए, तो सेकेंड वेव का बता नहीं पाए तो अपना जैसे अब हम किसी पद पे हो और हम अपनी ड्यूटी ना कर पाए तो उसमें भी कि थर्ड वेव आ सकता है। और भारत जैसे देश है तो इसमें थर्ड वेव के लिए गुंजाइश बन जाती है। गुंजाइश इसलिए बन जाती है, कारण उनको क्यों, वो ये देखिए स्मार्ट होता है कि जब हम ज्योतिष के रूप में हो, आपको हम हाथ देख के बताएं कि आपकी 2 शादी है या 3 बच्चे होने, तब तक उसी में 2 गलत निकल जाए, तो हम आपको कुछ ऐसा चीज अपने दिमाग से बताएंगे ताकि आप हमारे प्रति आस्था तो रखिए। तो उनका रीजन क्या है? भारत में अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या है और औसत वैक्सीनेशन अभी भी 2% हुआ है। कितना हुआ है? अब जौनपुर का ही मैं उदाहरण लूंगा क्योंकि मैं वहां डायरेक्ट जुड़ा हूँ इस व्यवस्था से। तो वहां 55 लाख जनसंख्या में अभी तक 2.5 लाख केवल टीके लगे हैं। बहुत कम, 5%। 5% भी ठीक से नहीं हुए। जी 4.5। हाँ, तो इतने कम वैक्सीनेशन से हम कैसे पूरे अपनी जनसंख्या को बचा लेंगे? तो अभी भी अगर फिर से नॉर्मल बहुत हम घुलने मिलने लगेंगे, शादियों में 500 लोग इकट्ठा होकर नाचने लगेंगे, तो अभी भी फैलने का डर तो बना ही है ना, क्योंकि वो फैल गया है। तो वो इन्हीं सब आधार पे, क्योंकि हमारे टेस्टिंग की भी सुविधा 100% पॉपुलेशन तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए वही कठिनाई है। मैंने 100 नहीं, आप 70-80 भी पहुंच जाइए। कल मेरी दोस्त एक स्वीडन में है, बता रहा था जबकि यूरोप से झगड़ा चल रहा है ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में ही बना ना एस्ट्राजेनिका, जो कोविशील्ड हम लोग यहाँ बनाई है कंपनी, उसके साथ एक एस्ट्राजेनिका करके इंग्लैंड की कंपनी है, उसने बनाया है। तो इंग्लैंड में करीब 80% वैक्सीनेशन हो चुका है। वो स्वीडन का बता रहा है तो वहां भी 30% हो चुका है। और भारत की 2 कंपनियां फिर भी मात्र 2% हुआ है। तो 98% पॉपुलेशन या 3% हुआ, 5% हुआ, हम 5 ही मान लेंगे, 95% लोग बचे हैं ना। इसी तरह से अगर हम टेस्ट की बात करेंगे, जौनपुर की मैं बता रहा हूँ 5.5 लाख अभी तक टेस्ट हुए हैं, 55 लाख जनसंख्या, यानी 10% ही पूरे 1 साल में टेस्ट हम करा पाए हैं। तो हमारे पास संसाधन इतनी कम है ना कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या इसके नेट से बाहर है, जो प्रोन है, जो जिसपे अभी गुंजाइश है कि वो उससे खतरे पे आ जाएगा। तो या तो फिर हम उतने बड़े प्रोग्राम को चलाएं जो भारत मांग कर रहा है। आप जाने होंगे कि वो कह रहा है कि जो इस पे मतलब पेटेंट वाले रूल होते हैं वो लागू ना हो इस पे।
अमेरिका और तमाम देशों के साथ मिलके, क्योंकि जब पेटेंट के रूल लागू नहीं होंगे तो उसको हर कंपनी बना सकती है। तो जब हर कंपनी बनाएगी तो वो 2 रुपए 4 रुपए का टीका पड़ने लगेगा या 10-20 रुपए का पड़ने लगेगा। दूसरी चीज है कि उत्पादन हर कंपनी करने लगेगी तो वो उत्पादन भी कई गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चलिए बच्चों को लेके सर डराने वाली बात बोल रहे हैं कि छोटे बच्चों तक में आने की संभावना है, ये अभी काफी तो चिंता बात सही आप कह है। रहे हैं कि देखिए वो होस्ट तो हो ही सकता है, लेकिन अभी बच्चों का अभी देखिए आपके भी परिचय में, हमारे भी परिचय में कहीं पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि 15 साल के कोई बच्चा अभी तक एक्सपायर हुआ। वो आपके नॉलेज में भी आप पता कर लीजिएगा। 25-30 साल तक के तो लोग मिल जाएंगे, लेकिन 15 साल 20 साल के बच्चे, क्योंकि उनका इम्यून जो होता है ना, कोई भी चीज के लिए सीखने के लिए सबसे अच्छा होता है। जो हमारी एज बढ़ती है वो क्षमता कम होती है। अजय जी, आपने तो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के साथ साथ आपने वायरस के बारे में इस तरह से बता दिया जैसे कि आप साइंटिस्ट हैं। वास्तव में आपका ज्ञान बहुत बेहद है, हर लाइन में आपका ज्ञान है वास्तव में। इसके लिए सर अगर आयुर्वेद को इस पे ध्यान दिया जाए तो बहुत बड़ी चीज है। आयुर्वेद को अवॉइड करते हैं, लेकिन आयुर्वेद को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आयुर्वेद से आप लंबा समय में कर सकते हैं कि आपका हेल्थ है, आपका इम्यून अच्छा हो, लेकिन तात्कालिक रूप में तो हमको टीकाकरण जो वैक्सीनेशन है वो करना पड़ेगा। सर ये टीकाकरण पे जो कंट्राडिक्शन आ रहा है, लोग कहना है कि जो शरीर भगवान ने बनाया हुआ है, जो इंटरनल सिस्टम बनाया हुआ है, ये वैक्सीन डालने से पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है बॉडी का, वो फ्यूचर में बहुत अच्छा नहीं है। शरीर नहीं में होता है वही। अच्छा कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, बट कुछ चीजें नेगेटिव भी आपके लिए हो सकती है। नहीं देखिए ये लोगों का एक वही कह रहे हैं ना कि जब हमारे पास अच्छे से नॉलेज नहीं होता है ना, तो हम चीजों को लेके ना, हमारे जो मिथोलॉजी होती है, जो हमारे अपने उसकी व्याख्या होती है, वो बहुत अजीब ढंग की होती है। देखिए जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसको अगर प्रकृति के हिसाब से देखेंगे, साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा एक मशीन की तरह ही है, और उसमें रोग से लड़ने, अपने आप को रिपेयर करने, उभरने, जीने की जो हमारी इच्छा होती है ना, उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। तो बताया ना, जानते हैं दुनिया भर में कितने वायरस बैक्टीरिया हैं? 3,20,000 तरीके के हैं। उसमें से कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। आप जब बात कर रहे हैं ना, तो आपके सांस से लाखों बैक्टीरिया निकल रहे हैं और जा रहे हैं, और वायरसेज इसी तरह से। हमारे पेट में जो हमारा खाना पचता है, तो अगर वायरस बैक्टीरिया हमारे पेट में ना हो तो हमारा खाना पचे ही ना। इसीलिए जानते हैं एक थेरेपी में ये काम किया जाता है कि जिनके पेट में ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो खाना पचाने वाले होते हैं, उनका मल लेकर वो डाला जाता है, ताकि वो बैक्टीरिया जो ज्यादा एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ज्यादा दवाइयाँ खा लेते हैं, ज्यादा बाहर का फास्ट फूड और इस तरह का खा लेते हैं, उनका पेट में वो वायरस बैक्टीरिया कम होते हैं जो सहायक है। तो टीकाकरण का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो उसका एक आरएनए या उसका डीएनए का छोटा टुकड़ा हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। पोलियो देखे ना आप, बचपन में कितने विकलांग देखते थे, आज आपको दिखते हैं विकलांग? तो पूरी तरह से दूर हो गया, वो दूर हुआ ना। आप अपना बचपन याद करिए, जब आप बहुत छोटे थे तो हर 4-10 घर में, हर मोहल्ले में 4 ऐसे बच्चे जो मिल जाते थे, जो पैर जिनका खराब होता था, हाथ खराब होता था, घिसटते हुए चलते थे, था ना? सर शुगर और बीपी के लिए भी ये वैक्सीन ठीक है? नहीं, शुगर का कोई वैक्सीन थोड़ी होता है जिसका वायरस है। तो शुगर और बीपी वाले पेशेंट के लिए वैक्सीन ये इफेक्टिव है। वो तो है, आप डॉक्टर से ले लीजिए। है क्या नहीं है? मेरे फादर इन लॉ को हम लोगों ने लगवाया था, अभी उनको कोविड हुआ, इसी कारण उनको माइल्ड है, बच गए, दोनों उनके डोज लग चुके थे, शुगर भी उनको था, बीपी भी था। जैसे सर मेरी मदर लगने के बाद 1 हफ्ते तक काफी उनको जो है बुखार वगैरह आया। बुखार इसलिए आया बताया ना कि वो छोटा सा बैक्टीरिया ही होता है, उस वायरस का टुकड़ा ही होता है। तो जब शरीर में जाता है, तो जिनको जो ज्यादा बाहर घूम रहे हैं, इम्यून जिनका मजबूत है, उनपे तो थोड़ा असर डालेगा, लेकिन जिनका इम्यून कमजोर थोड़ा है, तो अब लड़ लिया। आपकी माता जी सेफ हो गई हैं बहुत कुछ उस वायरस से। अगर कोई होता है उनको कोविड, तो बहुत ज्यादा सेफ है। हम अगले क्वेश्चन के लिए अतुल जायसवाल जी ने हैंड रेज किया है। अतुल जायसवाल जी फट से क्वेश्चन पूछिए, फिर हम उसके बाद संजय गुप्ता जी से आग्रह करेंगे कि क्लोजिंग रिमार्क्स दें। अजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपने काफी विस्तार से वायरस के बारे में बताया, लेकिन चूंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है, तो मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है, शायद अब आप लोग के लिए और स्थिति न हो। इसमें आपको लगता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ इसको पूरे चीज को मैनेज करने में या इसको एसेस करने में? क्योंकि जहां तक बात है सेकंड और थर्ड वेव की, सरकार के पास एक पूरा तंत्र है, आईसीएमआर का तंत्र है, वह बाकी देशों में भी सेकंड वेव और थर्ड वेव आई गई है। तो कमोबश लगता है कि हम लोग शायद प्रिपेयर नहीं थे।
और इसकी भयावहता इसलिए ज्यादा हो गई कि शायद हम लोग की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया ही नहीं इसको लेके। देखिए, आपको मैंने आंकड़े शुरू में ही दे दिए थे कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की 1000 की कितनी उपलब्धता है, हमारे यहाँ बेड की कितनी उपलब्धता है, हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ की कितनी उपलब्धता है, हमारे संसाधन कितने हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो जो संसाधन उपलब्ध होंगे उसी के आधार पे काम करेगा ना। तो निश्चित रूप से दिक्कतें आई हैं, निश्चित रूप से बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत से चैलेंजेज आए। सर मेरा एक और नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी मैं बहुत सारे न्यूज में देख रहा था, पिछले पेंडेमिक के बाद राज्य सरकार ने अमूमन सारे जिला अस्पतालों को 50 वेंटिलेटर, 60 वेंटिलेटर, 70 वेंटिलेटर प्रदान किए। और अभी जो न्यूज में देखा, और ये हकीकत है, इससे हम लोग को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बट उन संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए जैसे वहां पर ट्रेन मैन पावर होनी चाहिए, टेक्नीशियन होने चाहिए, और जो जहां तक मेरा मानना है वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए क्वालिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया। तो सर इसको प्रदान करने का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यहाँ पर भी तो तंत्र काम करता है। दूसरी बात सर मैं और कहना चाहूंगा कि पिछले साल दुर्भाग्य से मैं और मेरी वाइफ भी संक्रमित हुई थी, और हम लोग जाके दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और आप लोग की भगवान की कृपा से हम लोग वापस भी आ गए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, उस समय वहां के हॉस्पिटल में, चाहे बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल हो, वहां की सरकार ने कुछ कैपिंग कर रखा था, जैसे कि 10,000 रुपए से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते थे। यहाँ पर ये इतनी बड़ी लूट हुई है। मैं देख रहा था कल के न्यूज में कि सरकार ने एम्बुलेंस के किराए को तय किया। क्यों तय किया? आपने 20 दिन पहले सो रहे थे आप, आखिरकार 20 दिन पहले क्यों नहीं तय किया? इसी तरीके से कमोबस हर हॉस्पिटल में लूट। हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरियां है। 1 रुपए का सामान 5 रुपए उनको मिल रहा है, लेकिन सरकार यही फेल हुई, उसको एग्जीक्यूशन में नहीं, उसको मैनेज करने में सर फेल हुई है सरकार। मेरे मतलब ये व्यथा मेरी है, जो अगल बगल लोग जा रहे हैं उसको तो रोक नहीं पाए हम लोग, लेकिन वहां हम लोग फेल हुए सर। जी अतुल जी जवाब। जायसवाल जी, आपका पॉइंट एकदम सही है। मैं बतौर अधिकारी तो इस पे नहीं कुछ टिप्पणी कर सकता हूं सर, मैं लेकिन बतौर नागरिक कह सकता हूं कि लोकतंत्र में एक और मुद्दा बहुत जेन्युइन है। हम किन मुद्दों के आधार पे चयन किए थे, ये भी हमको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है ना? तो हम लोगों ने क्या वोट कभी हॉस्पिटल के नाम पे मांग किया है? हम तो जाति धर्म से ऊपर उठ ही नहीं पाते। नहीं हुआ सर। तो उसका रिजल्ट यही आएगा ना कि जिनको हम चुनते हैं, जब चुनते हैं तो वो डिलीवर क्यों करें? क्योंकि वो जानते हैं कि आपने तो उसके लिए उनको चुना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस भारतीय लोकतंत्र की खामी है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत जल्दी सुलझाया भी नहीं। वही मैं कहा ना शुरू में, मैंने इसीलिए आपको आंकड़े दे दिए कि आप जानिए कि कहाँ दिक्कतें होंगी। किसी एक आदमी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी भी एक व्यक्ति के लिए गाली देना आसान है, लेकिन ये सिस्टमिक फेल्योर था। और फेल्योर इसीलिए था कि हमने तैयारियां अभी नहीं, लंबे समय से हमने कर नहीं रखा है। लखनऊ में जितने 5 स्टार होटल होंगे, बनारस में जितने 5 स्टार होटल हैं, क्या उतने ही मेडिकल कॉलेज और वो है, जनसंख्या तो उतनी ही है ना? क्या जितने यहाँ 5 स्टार होटलों में बेड है, क्या हॉस्पिटलों में भी उतने बेड है सुविधायुक्त? तो आंकड़े तो आप देख सकते हैं। यानी हमारी प्रायोरिटी क्या है? लग्जरी है कि जीवन बचाना है? तो हमारी प्रायोरिटी लग्जरी है, जीवन बचाना कम है, इसलिए जीवन कम बच रहे हैं। थैंक यू अजय जी, बहुत विस्तृत रूप से आपने सबकी शंकाओं का समाधान किया। मैं संजय गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि एक क्लोजिंग रिमार्क। बहुत बहुत धन्यवाद अस्तिक भैया। आज के इस बहुत ही विस्तृत वेबिनार के सफलता में अजय सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़े हर पहलू को सर आपने बड़े और इस सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से ये पैंडेमिक सर है, ये हमारे लिए नहीं, मैं समझता हूँ WHO जिसकी स्थापना 1948 में हुई, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। WHO भी प्रिपेयर नहीं था कि इतने बड़े पैंडेमिक को, क्योंकि उसके लिए भी WHO के लिए सबसे पहला इंसिडेंट था कि इतना बड़ा पैंडेमिक उसने फेस किया। और हम और इस पैंडेमिक ने हमारी भारत की जो कहिए कि मेडिकल व्यवस्था की पूरी कलाई, जैसे कि हमने पूरे डाटा के साथ में दिया, डॉक्टर्स पैरामेडिकल कितना निश्चित रूप से उसकी कलाई खोल दी हम लोग के। अगर आज हम अपने वाराणसी मंडल की सर बात करें, आज इतना पूर्व अवस्था हमारे आसपास हम देख सकते हैं, जिससे कि हमारे उपस्थित सभी लोग सहमत भी होंगे कि एक छोटी सी प्रॉब्लम पेशेंट को होने पर तुरंत हमें दिल्ली या बॉम्बे को लेके पेशेंट को भागना पड़ता है। वाराणसी में कोई भी क्वालिटी मेडिकल केयर आज भी अवेलेबल हमारे पास नहीं है, जबकि जनसंख्या जो है फ्रांस से कम नहीं है इस मंडल की, मतलब बड़े देश के बराबर है। स्वीडन की 1 करोड़ आपने इसके आज जो उसने सोशल जो आएंगी इम्पैक्ट, आज इस रोटरी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं,
सर 1905 में इसकी स्थापना का उद्देश्य सेवा कार्य नहीं था, जैसे सतीश जैन जी ने परसों 1,500 किट मेडिकल की बांटी या कुछ बच्चों को विभिन्न कार्य कर रहे हैं। इसका जो मूल उद्देश्य था वो था फेलोशिप, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। 4 रोटरी के 4 लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर इकट्ठे होकर सोचा कि हम संडे को अपनों कैसे बिताएं, उसके लिए उन्होंने एक रोटरी बनाई। तो ये सोशल ऑब्लिगेशन जो आपने किया ना, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बिल्कुल निश्चित रूप से आदमी के इस पेंडेमिक की बहुत बड़ा इसका एक हमें मिलेगा, जिसका कि क्योंकि आदमी सोशल एनिमल है, बिना मिले जुले उसको बीमार हो जाएगा एक दूसरे से, अगर हम आपस में नहीं मिलेंगे जुलेंगे। इसका बिल्कुल इसका फाइनेंशियल जो आपने इसका की है, फाइनेंशियल डाटा भी आपने बहुत अच्छा दिया। निश्चित रूप से जो इंडिया में पहले से ही हम फेस कर रहे हैं, बिफोर दिस पैंडेमिक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, द रिच आर गेटिंग रिचर, द पुअर आर गेटिंग पुअर। और इसके पैंडेमिक के जो है सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट, जैसे आपने भी कहा कि ये लोअर स्टेटा को हिट ज्यादा कर रहा है, इससे और परेशानियां उत्पन्न होंगी। और मेरे साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि मैं जो अपने जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ये पुअर या हम उसको कहें पुअर नेशन, वो भी एक गैप बढ़ेगा कि द रिच नेशन वर्सेस पुअर नेशन, वो भी एक जो गैप है दैट विल आल्सो इंक्रीज सर। एक इसका भी एक और जो पहलू आएगा सामने इस पैंडेमिक का आने वाले टाइम में, क्योंकि ये बिल्कुल हम मान के चलें कि ये पैंडेमिक अभी खत्म होने वाला नहीं है, ये इट विल टेक टाइम। अगर कोई ये मान के चल रहा है, ये उसी का परिणाम है कि आज से अगर 6 महीने पहले हम लोग इसका खाली तंत्र सरकार को दोष दे देना कि उन्होंने तैयारी नहीं की, बिल्कुल ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं, लेकिन उतने ही दोषी हम सब भी हैं कि हम सब ने भी पूरी तरह ये मान लिया था 2-4 महीने पहले कि सर कोरोना खत्म हो चुका है, ना मास्क पहनना, ना सोशल डिस्टेंसिंग, इसके लिए पूर्ण रूप हम भी उतने ही, पब्लिक को भी इसकी थोड़ा बहुत दोष अपने सर मर लेना पड़ेगा कि हम भी दोषी हैं आज की जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके लिए। बाकी आपने हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में जो बहुत अच्छा कहा, उसका एक बड़ा अच्छा परिणाम आपके सामने है कि आदमी 5-5 लाख लेके घूम रहा है, उसको ना बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना कुछ इलाज मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा माइंडसेट में चेंज आएगा मेरे को लगता है आने वाले टाइम में, कि जो हम पैसा कहते हैं ना, हर पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से आप ऑक्सीजन नहीं खरीद पा रहे हैं, पैसे से आप रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं खरीद पा रहे हैं, पैसे से आप अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने और सोशल और अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हर जो एक अंधी दौड़ एक चल रही थी पैसा कमाने की, मुझे लगता है वो इस पैंडेमिक ने बहुत से लोगों को, हम सबको, उन्हें इस चीज पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बहुत सी चीजें हैं जो आप हेल्थ के इशू अपने और अपनी फैमिली, अपना आपके जो अपने आप अगर आप अपना कोई अपना एंटरप्रेन्योर है, उसको अपने काम के ऊपर किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है। तो ये विभिन्न चीजें सर है जो इस पेंडेमिक से हम लोग सीख रहे हैं, और हम लोग को अपने वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ लाइफ और सब चीजों पर अपने एक ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगी। और अब हमें आने वाले टाइम में इस कोविड को, इस कोरोना के साथ वो कहते जीना सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। और इसको ये मानना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि वायरस है, जैसे वायरल फीवर आज है 20 साल से चला आ रहा है, ऐसे ये वायरस है ये भी, लेकिन ये क्योंकि इसलिए ज्यादा है कि एक नया वायरस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेडिकल रिसर्च भी नहीं हो पाई है और थोड़ा सा घातक ज्यादा है। तो सर मैं पुनः आप सबका, पूरे अपने रोटरी मित्रों की और रोटरी क्लब नॉर्थ की ओर से सर बहुत आपको एक पुनः हम सब की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने किस बहुत ही एक सरल और सुंदर ढंग से आज हम सबके बीच आप आए अपने बहुमूल्य समय देकर, और हम सबको बहुत अच्छा एक इसके विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में, जनरल कोविड के बारे में हम सब चर्चा करते हैं, लेकिन आपने उसको जिस तरह से सोशल, इकोनॉमिकल, पूरे राष्ट्र के ऊपर पूरे हर चीज के बारे में बताया सर, इट वाज वेरी अमेजिंग। आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, और आपका बहुत ही आपने इसको आज वाकई हमें इसको अटेंड करके सबको, मुझे लगता है आनंद सबको आया सर आपका। और पूरी रोटी का नॉर्थ को विशेष रूप से सतीश जैन जी विशेष आभार के पात्र हैं सर आज के इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सब लोगों को सादर नमस्कार, आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना मुझे। असिस्टेंट गवर्नर संजय गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2023-24 सुनील बंसल जी भी हम लोग के बीच में 2 शब्द जरूर बोलें। सुनील बंसल जी। पहली बात सतीश जी, आप साधुवाद के पात्र हैं जो आप इतना बढ़िया प्रोग्राम कराए, अजय जी को हम लोग के बीच में लाए,
और अजय जी ने जो बातें कही वो आम आदमी से हट के कही। उन्होंने हर चीजें हम लोग को आंकड़े सहित कही। जो सो कॉल्ड हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और हम लोग को ये चीजें जल्दी समझ में आती हैं कि जो हम लोग व्हाट्सएप में या पेपर में या फिर गॉसिप चल रही है उससे हट के समझ में चीजें आई कि हम लोग जो संसाधन है या जनसंख्या की प्रॉब्लम है, और खाली किसी एक को दोष देना जरूरी नहीं हम लोग को है। ये सब चीजें बहुत अच्छी रही, और सबसे अच्छी बात है कि सब लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, क्योंकि एक लैब में आप बोलते चले गए, रात बनेगी 1 सेकंड में आप रुके नहीं, एक लैब बोलते चले गए और सब लोग कान लगा के सुनते रहे। ये बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सतीश जी, थैंक यू धन्यवाद। सुनील बंसल जी। मैं अब अनुरोध करूंगा रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3120 के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दीपक अस्थाना जी से धन्यवाद प्रकाश के लिए। सबसे पहले तो सतीश भैया आपको बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे धन्यवाद के लिए चुना। आज के हमारे मुख्य वक्ता अजय जी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपने आज बहुत ही अच्छे तरीके से कोविड के अलावा और कई चीजें हम लोगों को बताई और हम सभी लोग उस जानकारी से अभिभूत हुए, इसलिए हम आपका आभार करते हैं। और अजय जी, हम भी जौनपुर के ही रहने वाले हैं और जौनपुर में ही मेरा पेट्रोल पंप भी है, नईगंज तिराहे पे अपना अच्छा। घर का जी, और ननिहाल भी हमारा जौनपुर है और घर भी जौनपुर ही है, तो काफी अच्छा लगा। और सतीश जी के लिए क्या कहे, सतीश जी तो जो भी मीटिंग करते हैं आज करीब करीब धीरे धीरे जुलाई से लेके और अब तक आपने इतने क्लबों को जोड़ के, ये शायद पहली मीटिंग होगी जिसमें कोई और क्लब नहीं जुड़ पाए हैं जो भी वजह से, नहीं तो जितनी भी मीटिंग आपने की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और कम से कम 8 से 10 क्लबों को जोड़ के आप लोगों ने किया आपने, और हर मीटिंग का एक अपना उद्देश्य रहता था और अलग अलग क्षेत्र में सभी लोग उससे काफी प्रभावित होते थे। आज रोटरी नॉर्थ के अलावा हमारे साथ सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। हम आप सभी को अपने तरफ से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और सबका आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने हमें इस कड़ी में जोड़ा और हम भी काफी ज्ञान अर्जित किए। इसमें थोड़ा सा लेट जरूर हुआ हमें, क्योंकि थोड़ा आजकल एक सतीश जी आपको एक चीज और बता दें, थोड़ा एक छोटा सा मुहिम हमने शुरू किया है। हमने वेपोराइजर जो भाप लेने वाली मशीन होती है वो जगह जगह बांट रहे हैं, तो अगर आप किसी को भी कहीं पे जरूरत लगे कि उसको देना चाहिए तो आप हमें उसका पता या कुछ ऐसा बता देंगे तो हम खुद जाके उनको वो मशीन फ्री में बांट रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रोटरी और स्पिरिट का काम। और दूसरा, हमने 7 सिलेंडर मंगवाया है अपने रोटेरियन बंधुओं और उनके परिचितों के लिए, जिनको भी आवश्यकता हो वो सिलेंडर हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और 2 अपने ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन होती है, 2 वो मशीन भी मंगाए हुए। तो जो भी जिसको भी आवश्यकता हो वो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी भी हमारी दोनों मशीन और सिलेंडर सब गए हुए हैं, सब चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत आभार एवं नमन। दीपक जी, थोड़ा भाप लेने की जब मशीन देंगे वहाँ, आज मैं देख रहा था एम्स के डॉक्टर्स बोल रहे थे भाप उसको थोड़ा गाइडलाइन दीजिए कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव भाप भी देख रहे हैं कि नुकसानदायक प्रूव हो रही है, लोग जो ले रहे हैं बहुत ज्यादा। उनको ये बता रहे हैं भैया, केवल आप एक बार शाम को उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, हाँ, दिन में 3 बार से ज्यादा भाप और 3 मिनट से ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं आज। एक बार हमने एक बार के लिए सभी को बोला, केवल रात में सोने से पहले आप केवल एक बार भाप लीजिए। जो जैसे नगर निगम, आज वो एम्स के डॉक्टर्स का मैं देख रहा था, वो बता रहे थे एक्सेसिव भाप भी कितने नुकसान कर रही है। वो तो है ही, आप ज्यादा गर्म पानी पीजिए तो भी नुकसान है। यस। और कोई किसी भी चीज की अति तो ज्यादा होती है, तो इसलिए हमने केवल एक बार और शाम को मतलब सोने से पहले आप एक चुटकी उसमें सीधा नमक डाल के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन वाला काम, सेंडर्स वाला काम आपका बहुत बढ़िया है, ये वाला बहुत
वाकई में इस समय इसकी बहुत किल्लत है भी है। और काफी आप लोग के सबके पिछले साल आप लोगों ने काफी सहयोग किया खाना बांटने में, और इसमें भी यही कोशिश हो रही है कि जितने से ज्यादा लोगों को इस भाप की मशीन दे सके वो दे रहे। नगर निगम में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम नगर निगम से जुड़े हुए हैं, तो नगर निगम के जो एकदम सफाई कर्मचारी हैं जिनको वेतन नगर निगम के द्वारा नहीं, जो ठेकेदारों के वजह से 5,000 6,000 मिलता है, वो लोगों को हम ये मशीन और ज्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं कि उनके लिए अति आवश्यक है। अजय जी, हमारे दीपक अस्थाना जी नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे संग में रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा की प्रेसिडेंट सपना खंडेलवाल जी भी जुड़ी है। हालांकि वीडियो नहीं दिख रहा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने सेक्रेटरी वाराणसी नॉर्थ के सेक्रेटरी सुरेश खंडेलवाल जी से आग्रह करेंगे कि वो आगे की मीटिंग की सूचनाएं दें, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा मोमेंटो अजय कृष्णार्थ जी को देना चाहता हूं, है आप लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के बीच आके अच्छा लगा। हमने भी सर बहुत एंजॉय किया सर आपका। सुरेश खंडेलवाल जी, हम लोग आगे की कार्यवाही, आगे की मीटिंग की सूचना जो आप देना चाहते हो। वर्चुअल मीटिंग चालू हो गई है, तो इसलिए नेक्स्ट संडे को भी वर्चुअल मीटिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। तो कश्मीरी भी होगी। अब उसके लिए हम लोग अपने क्लब के बुलाए हुए हैं। एक तो बुलाए हुए हैं, और जगदीश नाई जी को कहा गया है, और अच्छे वक्ताओं को हम लोग फिर से बुलाना चालू कर रहे हैं, क्योंकि नहीं हम लोगों के लिए। तो अब कोशिश यही रहेगी कि आप लोग फिर हर संडे तैयार रहिए 5 बजे। बिल्कुल सर, हम वेट करेंगे। बार की तरह जैसे हम लोगों ने जुलाई से दिसंबर तक चलाया है क्लब को वर्चुअल मीटिंग पर, फिर से वर्चुअल मीटिंग चलाएंगे जून तक। उसके बाद अगर ठीक ठाक रहा तभी स्टार्ट हो पाएगा, और नहीं तो सारी मीटिंग्स आपके, चाहे बोर्ड की मीटिंग हो चाहे जो भी हो, सब वर्चुअल मीटिंग ही होगी। धन्यवाद। आप जून से आगे सर प्लानिंग कर लीजिए मीटिंग्स की। जून से आगे की भी सर प्लानिंग कर लीजिए, वर्चुअल मीटिंग्स की चलेंगी 2-3 महीने में, लगता है नहीं चल पाएगा। वर्चुअल मीटिंग ही चल रही है सारी। सतीश भैया से एक आग्रह है हमारा कि सतीश भैया जो भी मीटिंग करें आप कम से कम थोड़ा हम लोगों को उसमें, हमारे क्लब और भी क्लबों को जोड़िए, जिससे, क्योंकि आप इतनी जानकारी वाली मीटिंग कराते हैं जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिले। ये मेरा आग्रह है कि थोड़ा फिर से जैसे आप जोड़ते थे, एक बार फिर से सभी को जोड़ते हुए मीटिंग को प्रारंभ। जरूर दीपक भैया, हम लोग जो अगली मीटिंग करेंगे तो फिर 6-7-8 क्लबों के संग करेंगे। इसी आशय के साथ रिक्वेस्ट मेरी भी है। जी सुनील भैया, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग, ज्यादातर लोग मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। आर्थिक रूप में हम लोग खाली थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं, लेकिन इस खराब समय में अगर हम लोग मानसिक रूप से मजबूत कर सकें, जो आप आगे मीटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे वक्ता को जोड़ें कि जो हम लोग को मानसिक रूप से मजबूत करे। कारण क्या है कि परेशानियों में भगवान के अलावा अगर दिमाग भी अगर शांत है तो आदमी ये खराब समय को काट लेता है। तो अगर कोई अच्छा वक्ता आप अगर जोड़ पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जरूर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे किसी नेशनल फेम के ऐसे वक्ता को हम अगले संडे को जोड़ पाए। सतीश भैया, अगर आप कहेंगे तो हमारे बड़े भाई साहब जो हैं हमसे सेकंड नंबर के, वो मनोवैज्ञानिक ही हैं, बीएचयू में इस समय साइकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो उनसे भी हम लोग एक बार बातचीत करके एक उस पे टॉपिक पे कुछ रख सकते हैं। जरूर दीपक भैया, एक बार हम लोग बात कर लेंगे, फिर जैसा संभव होगा हम लोग जरूर करेंगे। और इसी के साथ में आज की मीटिंग में समाप्ति की घोषणा। एक बहुत बहुत बड़े धन्यवाद के संग में अजय जी को और आप सभी को, और फिर मिलेंगे। और विशेष रूप से हमारे नए सदस्य हर्ष अग्रवाल जी का भी बहुत रोटरी परिवार में आने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो थैंक यू, आप लोगों ने मौका दिया, सतीश भैया ने मौका दिया। बिल्कुल, आप बहुत जो है सौभाग्य की बात
जी जी, आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। वंस अगेन आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सना जी को, सतीश भैया को और अजय भैया को। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद सतीश भैया। नमस्ते।